مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के बाद और कलाम पढ़ने के बाद मीटिंग का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। मीटिंग का रेगुलर एजेंडा टेकअप करने से पहले कुछ इश्यूज़ हैं जो गुज़िश्ता मीटिंग में कमेटी के सामने आए थे, जिसकी वजह से हमने जो प्रीवियस वीक का ऑडिट था उससे रेलेवेंट ऑडिट ऑफिशियल्स को ज़हमत दी और डिप्टी ऑडिटर जनरल भी आज की इस मीटिंग में मौजूद हैं। स्पेसिफिक इशू जो कल मेंबर ने रेज़ किया उससे भट्टी साहब पहले आप करना चाहेंगे या कुछ बात मैं कर लूँ? कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं जी जो डिप्टी ऑडिटर जनरल साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो जहाँ इस प्रोसेस में ऑडिट हमारा आइज़ एंड ईयर्स है और हम टोटली डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस पर, उसकी टीम पर। वहाँ पर जब ऑडिट की कंडक्ट पे सवाल उठाए जाते हैं तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है, क्योंकि फिर इस पूरे प्रोसेस के पलूट होने का ख़तरा महसूस होता है। इस हवाले से पहले भी इस फोरम पर ड्यूरिंग एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑडिट एक रिप्रेजेंटेटिव ने ऑन ओथ यहाँ पे कमेटी को अपना बयान दिया रिगार्डिंग द मिसकंडक्ट ऑफ एन ऑडिट ऑफिसर। इस हवाले से जो लास्ट वीक हमने ऑडिट टेकअप किया लोकल गवर्नमेंट वर्क्स का, उसमें हमें ये महसूस हुआ पूरी कमेटी को कि जो पैरास की नेचर थी और अब हमारे पास कंपेरेबल्स हैं कि हम डिफरेंट आपकी फॉर्मेशंस का ऑडिट देख रहे हैं। जो हमने लोकल ऑडिट देखा है, आई हैव टू से दिस दैट द क्वालिटी ऑफ द लोकल ऑडिट is way superior than the quality of the provincial audit. And what we observed that जो प्रोविंशियल ऑडिट के पैरास थे वो उनमें इमटेरियलिटी थी, उनमें ऐसी क्रिएटिविटी के साथ वो पैरास बनाए गए थे कि सम ऑफ देम वर लाफेबल। फॉर इंस्टेंस एक कोटेशन पर 2 लाइंस लिखी हुई थी और ऑडिट पैरा बनाया ऐसे गया था कि अगर आप उन 2 लाइंस को जिग जैग में करके फिर पढ़ें, एंड यू नो सच पैरास ऑब्वियसली मेक us also feel like our time is being wasted. And so there is an issue regarding the complaints of the audit process. हम चाहेंगे कि उसके लिए कोई एक प्रॉपर सिस्टम वज़ा कर लिया जाए between the AGPR office and the PSC, that anyone who feels that they are being victimized, anyone who feels that they are being taken advantage of, they should have a recourse. There should be कोई whistleblower mechanism होना चाहिए या कोई इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो एक इंक्वायरी रेफर हमने की थी, वी वुड लाइक द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस टू kindly share an update and abide by the time limits given by this committee. Thirdly, जो एक चीज़
बार बार हमारे सामने आ रही है वो ये है कि हमने जब से थीमेटिक ऑडिट शुरू किया है, which basically means कि सिमिलर नेचर के पैराज एक किताब में बार बार रिपीट होते हैं, और ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो सिस्टमेटिक प्रैक्टिसेस हैं, सिस्टम वाइड प्रैक्टिसेस हैं। बट जब से हमने वो थीमेटिक ऑडिट शुरू किया तो हमें ये समझ आई है कि ऑडिट की अपनी जो फॉर्मेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑडिट नहीं है। फॉर इंस्टेंस, there are paras that should exist in all organizations because those problems and lapses are happening across the board, लेकिन वो selected इदारों में आते हैं। इसका मतलब है कि there are certain audit officers who are more vigilant or who are more I don't know, diligent, and maybe certain audit officers are not, या आपके ऑडिट प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि वो इश्यूज एक जगह हाईलाइट हो जाते हैं, दूसरी जगह हाईलाइट नहीं होते। और आई एम नॉट गोइंग टू स्पेकुलेट फर्दर, बट देयर इज, इस पे हमारी कल ये बात हुई थी कि जी हम ये चाहते हैं कि एक चेकलिस्ट डेवलप कर ली जाए इन लाइट ऑफ दीज रिकरिंग पैराज। एक चेकलिस्ट डेवलप कर ली जाए जो ऑडिट ऑफिसर्स को अक्रॉस द बोर्ड दी जाए, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू क्योंकि दिस इज योर सब्जेक्ट, आप स्पेशलिस्ट हैं इसके, कि जब तक वो चेकलिस्ट साइन ना करें या वो चेकलिस्ट को पूरी तरह ना देख लें तब तक ऑडिट ऑफिसर अपना ऑडिट सर्टिफाई ना करे। ये कुछ इश्यूज थे जी जो मैंने हाईलाइट करने थे। एक और चीज़ ये कि हम चाहते हैं कि जो अक्सर हमें सुनने को ये मिलता है डिपार्टमेंट से या प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर से कि जी वेरिफिकेशन नहीं की, और इस फोरम पे आके कोई बंदा वहाँ से फाइल्स लेके आ रहा है, कोई वहाँ से फाइल्स लेके आ रहा है, मुझे दिखा रहा है। I think that is also against the decorum of this forum and also a violation of the process, because once everyone comes here then these words should not be uttered कि जी audit ने हमारी verification नहीं की या अभी verification कर लें। This should happen before PSC, and if it does not happen before, if it happens before PSC and if this comes up again, then the committee will take a strong notice of it कि जी यहाँ से फाइल ले आएँ, वहाँ से फाइल ले आएँ, ये देख लें, ये नंबर देख लें। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो ऑडिट का प्रोसेस है PSC तक पहुँचने, ऑडिट के दरमियान और PSC में पहुँचने के दरमियान जो प्रोसेस है आप उसको हमारे लिए लिस्ट डाउन कर दें मेंबर्स के लिए, ताकि हमें पता हो कि जी ये वेरिफिकेशंस कैसे होती हैं, कब होती हैं, किन किन डेट्स पर होती हैं, चाहे वो 1 पेजर ही हो कि जी इस ऑडिट ये वर्किंग पेपर बनाने में ये डेट्स थी, डिपार्टमेंट को इतने दिन दिए गए वेरिफिकेशन के लिए, ये आखिरी तारीख थी, तब तक वेरिफिकेशन हुई, और इसी तरह ये इन्फॉर्मेशन इन सब के साथ भी ओपनली शेयर की जाए ताकि ये इश्यूज़ फिर यहाँ पे दोबारा ना उठें। इसी के साथ मैं राजा शौकत भट्टी साहब को फ्लोर देता हूँ, एक इशू उन्होंने हाईलाइट करना है, देन आई विल cede the floor to you if the honorable member can share. जनाब विषय में बहुत मेहरबानी। तमाम पार्टिसिपेंट को मैं वेलकम करता हूँ जनाब। और ये जो इशू जनाब चेयरमैन में लेके आया था, ये एक एजेंसी के एक दोस्त ने मुझे ये प्रिंट भेजा था और मैंने इसे 1-2 दिन 3 दिन इसको फिर अपनी तरफ से कुछ जो मुझसे हो सका वो वेरीफाई भी किया। पहली बात तो मेरा एक सवाल है, डी साहब आए हुए हैं यहाँ पे, कि इनके पास कितने ऑडिट ऑफिसर्स हैं सर, और ये उनको इन्होंने हर ज़िले के लिए को फिक्स किए हुए हैं या उनको रोटेट करते हैं या क्या होता है? क्यों एक आदमी बार बार एक ही ज़िले में जाता है हर दफ़ा ऑडिट के लिए, या बाकी इतने कॉम्पिटेंट नहीं है या उसके पास कोई स्पेशलाइजेशन है? फिर ये कौन सा कि एक दफ़ा वो डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड वेरीफाई कर लेता है और वेरीफाई करने के बाद फिर भी उस पर ऑब्जेक्शन लगा के फिर STCA की मीटिंग हुई, उसे चेयर किसी और ने किया
और उसको साइनिंग वेरीफाई कोई और कर रहा है। मैं नाम भी ले सकता हूँ, मेरे पास साइन मौजूद हैं, प्रिंट मेरे पास भी मौजूद है। इन्होंने भी लिखा है कि चेयर कोई और करे और साइन कोई और करे। मुझे समझ नहीं आई। और एक ही बंदा, स्पेशली मैं, ये जो जिसका नाम कल मैंने दिया है, ये कम से कम इसके लिए तो हमारी तो जान, पिंडी डिवीजन की तो जान छुड़ाए ना सर। और दूसरा ये है कि ये कोई इनका रोटेटेड मैकेनिज्म हो, ये पहले तो हमने सेटल कर दिए हैं अब, लेकिन जो मुझे डिपार्टमेंट ने या किसी दोस्त ने जो रिपोर्ट दी है, वो मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मुझे खुद शर्म आती है कि मैं अब इस मीटिंग में उन्हें रिकॉर्ड पे लाऊं। अगर लिखा हुआ प्रिंट चाहिए तो वो मैं इन्हें दे दूंगा, लेकिन ये है कि मेहरबानी करें। और फिर उसके लिए बड़ी सीधी सी एक बात है, नज़र उस वक्त भी आ रहा था, शायद आपको याद हो जनाब चेयरमैन, मैंने ये कहा था कि ये किस तरह हम किसी पे कंपल्शन लगा सकते हैं कि ये एक चीज़ तुम यहीं से लोगे। ठेकेदार है, उसे कहीं से सस्ती मिले, चीज़ अप टू मार्क होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पैसे का ज़ियान नहीं होना चाहिए। और फिर वो जो मैंने डिस्टेंस इन्होंने शो किया हुआ था जी कि वो डिस्टेंस ज़्यादा है, वो भी मैंने चेक करवाया। कल CNW वालों की भी ड्यूटी लगाई, वो डिस्टेंस जो उन्होंने रास्ता किया वो गूगल पे वो कम बनता है, इन वाला ज़्यादा बनता था, उसके बावजूद वो पैरा आ गया। और वो हम इन्हीं की रिकमेंडेशन में हम आगे चलते हैं, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट के साथ ज़्यादती करते हैं। जी प्लीज़। मैं पहले तो अगर कोई भी किसी वजह से अगर हमारे किसी एक्ट से ऑनरेबल मेंबर को कोई बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और एक ज़ाहिर है कि बीइंग पार्लियामेंटेरियन के आपका ज़ाहिर एक रोल है, आप हमारे लिए सुपरवाइज़र भी हैं और वॉचडॉग भी हैं, आप मॉनिटर भी हैं, तो वो हम उसको एक तो हम वी अपोलोजाइज़ कि जिसमें उसको भी हम देख लेते हैं कि जी क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, क्योंकि मेरे इल्म में तो कल ही आया है। सर जहाँ तक सर थोड़ा सा अगर इजाज़त दें तो सर मैं थोड़े से आपके चूँकि इल्म में है, मैं रिपीट अब अगर उसमें इस प्रोसेस में एक तो आपने बात की कि सर AO बार बार उधर जा रहा है, हम इसको देख लेते हैं। नॉर्मली हम यही कोशिश, हमारे पास सर स्टाफ लिमिटेड है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं, उसमें गैप्स होते हैं। अगर आपने पॉइंट आउट किया है तो उसकी वैलिड रीज़न और वो ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन हम इसको इंश्योर कर लेंगे कि उस रोटेशन को मज़ीद सख्ती से हम इम्प्लीमेंट करें। ये तो सर हो जाएगा, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी रही सर वेरिफिकेशन की, सर ने भी पॉइंट आउट किया है। PAC ये सर इशू बड़ा पुराना है सर, 10-20 साल से मैं PAC में सर हूँ। वेरिफिकेशन में गैप्स दोनों साइड्स पे हैं, ऑडिट की साइड पे नहीं है, डिपार्टमेंट की साइड पे भी हैं। ये एक ऐसा गैप है कि जिसमें अक्सर डिपार्टमेंट भी ठीक होता है और हम भी ठीक होते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा डिपार्टमेंट को, मैं उसमें हमारी भी कंटेंशन कई दफ़ा ठीक होती है। और PAC की डायरेक्शन पे मुझे अप्राइज इन्होंने किया है, मेरे इल्म में नहीं था इससे पहले। स्पेशली इनके मामले में एक बाकायदा सर वेरिफिकेशन परफॉर्म है जिसमें दोनों पार्टी साइन करती हैं कि मैंने ये ये आपकी पेरूजल के लिए हम साथ भी लेके आए हैं कि एक परफॉर्मा PAC की डायरेक्शन पे डिज़ाइन किया गया। बाकी कुछ दफ्तरों में तो हो सकता है गैप हो, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात थी कि इस दफ्तर ने एटलीस्ट उसको इम्प्लीमेंट किया और सिग्नेचर्स विद ऑल द पैरास अवेलेबल हैं। ये सर उसका दूसरा सर। बाकी रही सर बात जो आपकी कंटेंशन है PAC पैरास के बारे में, डिसीजन लेना आपका इख्तियार है। हमारी तरफ से आप सारे सेटल कर दें, हमारी तरफ से आप ना करें, मतलब ये हमारा इख्तियार नहीं है। हमने तो अपना केस आपके पास लेके आना है, उसके आगे हमारा इख्तियार नहीं है। बाकी रही बात सर लीड की, ऑनरेबल मेंबर्स मेरे से बेहतर, मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप लोग बजट बनाते हैं आप लोग ही रूल्स को, पर्टिकुलर केस के हवाले से पहले सर मैं उन्हीं के केस में सर जो लीड्स के पैरास हैं सर वो ये था कि डिपार्टमेंट ने इस पे एहतजाजन वॉकआउट कर दिया और बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई भी उसमें लिख दी गई, वो शामिल ही नहीं हुए। और सर मैं अलहदा आपको पास हाज़िर हो के पूरी डिटेल अच्छा नहीं लगता सर। मैं अगर डिपार्टमेंट के बारे में इधर इस फोरम पे बात करूं और इधर से कुछ और क्योंकि जो लोग थे, मैं भी उस वक्त नहीं था, मौजूदा सेक्रेटरी साहब भी नहीं थे, किसने मीटिंग अटेंड की, मीटिंग में क्या हुआ,
मैं एक लेमैन के तौर पे तो मैं अपनी ओपिनियन दे सकता हूं कि वी हैव टू फॉलो द रिकॉर्ड व्हिच इज ऑन रिकॉर्ड। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस इशू पे एक इंक्वायरी अपने ऑफिस में कंडक्ट कर लें जी। सर मैं अगर आप मुझे चेंबर में इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनकी रिजर्वेशंस अपनी जगह पे हैं। ठीक है जी। ऑडिट के हवाले से और किसी मेंबर ने कोई क्योंकि comment सर करना इसमें हो? सर हमारे लिए सर ये अक्सर हम डिस्कस करते हैं, मैं सर हमारे लिए हम जो है ना सर वी आर इन ए फिक्स लाइक पुलिस कि अगर हम ऑडिट ऑफिसर को ये कहें कि तुमने ये चीज़ें नहीं लेनी तो उसी में से कुछ निकलता है। डाउट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप, और अगर हम किसी जगह गलत हैं तो बिल्कुल होते हैं। आपका फोरम हमें आइडेंटिफाई करता है, पॉइंट आउट भी करता है, और आपका फोरम है ही इसलिए कि अगर ऑडिट पे इतना ही रिलाई करना होता, अगर एक ही डिपार्टमेंट पे, तो फिर डीएसी ना होती, फिर एसडीएसी ना होती, फिर वेरिफिकेशन ना होती, और फाइनली ये फोरम ना होता। फोरम का मकसद ही ये है कि आपने, बल्कि हमारे फॉर्म में एक तीसरा मीडिएटर फाइनेंस भी है कि जिसने कानून के बारे में बताना है कि जी ये कानून जो ऑडिट बात कर रहा है वो ठीक भी है या नहीं है। लेकिन मैं इस सारे के बावजूद मैं ऑनरेबल मेंबर के मैं आई एम पर्सनली अवेलेबल फॉर ऑल दी क्लैरिफिकेशंस। वो अगर हो जाएंगी तो सर इस फोरम पे फिर कंटेस्टेंट हो जाएगा। ये इट्स मतलब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है 2022 में जो इवेंट हुआ है उसको, लेकिन जो मेरे इल्म में आया है मैं उसको मज़ीद भी तहकीक करूँगा और सर को सबमिट कर देता हूँ। और जो इनके ग्रीवेंसेस होंगे जहाँ भी हम उसको कर सकते हैं हम। जी ठीक है जी, थैंक यू। बाकी सर जो आपने सर बाकी चीज़ें कही थी अगर इजाज़त दें तो सर वेरिफिकेशन के बारे में तो सर क्लियर है कि जी ये उस फॉर्मेट पे होगी, लेकिन उसमें सर गैप्स होते हैं। आपके फोरम पे ये नहीं आना चाहिए किसी को भी लेके। डीएसी का एसडीएसी का फोरम है जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी और दी स्पेशल सेक्रेटरी और दी सेक्रेटरी होते हैं, वो आके क्योंकि उस फोरम पे ये और अब तो सर आपने एक अच्छा लाइक फेडरल गवर्नमेंट एक आपने जो ये जो प्री पीएससी का मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है सर, इससे तो अब ये बहुत फ्रेश हो जाता है कि जी अब दो सीनियर लेवल पे अगर वो आके आपको बता देंगे, अगर सेक्रेटरी साहब कहेंगे तो हम ऑन करेंगे अब, लेकिन वो बताएं कि जी हमारे पास रिकॉर्ड है और ऑडिट वेरीफाई नहीं कर रहा। समटाइम्स सर वी आर नॉट, मतलब कोई एंजल्स नहीं है, गलतियां भी हैं और आपने ही हमें गाइड करना है। और उसमें यह कि अगर बहुत बल्कि रिकॉर्ड हो तो सम टाइम हमारे से गलती हो जाती है, लेकिन ये नहीं होता कि अगर एक महकमा रिकॉर्ड लेके आए और हम कहें कि रिकॉर्ड लेके नहीं आया, वो नहीं आया होता या उसमें वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, लेकिन आपका फोरम नहीं है कि वो आपके पास आए, मतलब वो उसके लिए सर हम हाजिर हैं। सर रिकरिंग सर वो जो आपका कंसर्न है वो ठीक है सर, हम उस पर हम स्टेप्स भी ले रहे हैं कि एक पैरा एक जगह होता है और दूसरी जगह क्यों नहीं होता, वो आपकी सर ऑब्जर्वेशन वैलिड थी, हम उसके बारे में करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं सर। तीसरा आपने कहा था जो प्रीवियस सर आपने हमें साथ में प्राइस भी करना है, करेक्टिव मेजर्स, यू हैव टू कीप अस इन द लूप। सर डेफिनेटली सर। और सर तीसरा सर आपने जो इंक्वायरी था वो ऑडिटर जनरल ऑफिस ने एक सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया है, पहले एक जूनियर को किया था, देन दे रिकंसिडर देयर ओन डिसीजन और कर दिया सर, उसकी जो भी प्रोग्रेस होगी आई विल सबमिट सर, जो है ना ये भी सर हो जाएगा सर। तीसरा सर जो हमारा सर जो है सर जो आपने सर पॉइंट आउट किया था दो, एक तो हमने सिटीजन पार्टिसिपेटरी का एक एलिमेंट रखा हुआ है, हमारे पास वैसे भी सर कंप्लेंट्स भी आती हैं और ऑडिट ऑफिसर की सिलेक्शन के बारे में सर बी टेक रीजनेबल केयर जो ह्यूमनली पॉसिबल होती है, वेरी करती है एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन ऑडिटर जनरल इन पर्सन इज कंसर्न, वो एक नॉट एज के जी वो ऑडिटर जनरल है, लेकिन उनका एक अपना पर्सनल कंडक्ट भी है, वो एनीवन कैन चेक कि ही इज़ गॉड फेयरिंग मैन, और वो इस चीज़ के बारे में खासे कंसर्न होते हैं कि उनकी टीम के बारे में जितना पॉसिबल हो सके इस सोसाइटी में कि वो उसके बारे में करेक्टिव मेजर्स लेते रहें, और वो नॉन स्पेयरिंग है सर, मतलब ये जो है ना सर। बाकी सर जो वर्क्स ऑडिट के सर जो पैरास हैं सर,
उनकी क्वालिटी सर उम्मीद है सर आगे आएगी तो आपको बेहतर फील होगा सर कि उसमें हम और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर आपने पॉइंट आउट किया है तो हम उसकी क्वालिटी को मजीद इस रिपोर्ट में आपके तो पास मेंबर्स बेहतर आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड जब वो पैराज आ रहे थे, आपको याद है तनवीर साहब? तब काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव सर पैराज हैं थे। सर उसमें हैं। और उससे महसूस ही होता है कि शायद ये पैराज फॉर द सेक ऑफ जनरेटिंग पैराज बनाए गए हैं। सर ये अब्दुल समाद साहब सर विटनेस हैं सर। हम खुद गए थे ACS साहब के पास, ये मौजूद थे उस मीटिंग में और जाके सबमिट किया था। हमने कहा कि सर हमारे 10 या 15 रेगुलर ऑब्जर्वेशंस हैं, खुदारा इसको तो एड्रेस कर लें। ये अब बाकी सर इनसे सुन लें। और हम अपने इनिशिएटिव पे गए थे कि जी ये 10 पैराज अगर डिपार्टमेंट एड्रेस कर ले तो हमें ऑडिट करने में मज़ीद मुश्किलात आएंगी। हम इतना आसान नहीं, क्योंकि सर इंजीनियर इज़ इंडीड दी एक्सपर्ट इन हिज एरिया फॉर वेटिंग फॉर ड्राफ्टिंग, लेकिन वो क्या है, लीड, डिसमेंटल मटीरियल, क्वेरी कौन सी सिलेक्ट करनी थी, परफॉर्मेंस गारंटी नहीं ली, कम ली, अच्छा जी जो है टेक्निकल सैंक्शन रिवाइज नहीं हुई। अब हम उसको ना छोड़ सकते हैं ना, अगर टेक्निकल सैंक्शन नहीं रिवाइज हुई जब तक वो रिवाइज करना तो सर डिपार्टमेंट अगर वो करके हमें उसी वक्त दे दे तो हमारा काम ज़ीरो। अगर सिक्योरिटी या परफॉर्मेंस गारंटी उधर पूरी अमाउंट में अवेलेबल है, हमारा पैरा नहीं बनेगा। डिसमेंटल मटेरियल का और यही ऐसी बातें हुई थी सर, ये अब्दुल समाद साहब से पूछ लें। और उन्होंने कहा था कि मैंने कहा सर सेक्रेटरी साहब से ये पूछ लें जो भी मैनेजमेंट है कि ये 10 जो रेपिटेशनल नेचर हैं ये क्यों हो रहे हैं। हम तो सर मैं अपनी आपको तो मैं कह ही नहीं रहा कि हम अच्छे हैं, हमारे में भी फॉल्ट हैं। जितने ऑनरेबल मेंबर्स ने वो ऑडिट को हमसे ज़्यादा जानते हैं, वो फील्ड के लोग हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जी आप कोई बाहर से आए हैं और आपको नहीं पता। जो हमारी गलतियां हैं वी ओन इट, लेकिन कुछ अगर ये कर ले तो हमें ऑनेस्टली ऑडिट करना मुसीबत बन जाए कि हम ऑडिट में निकालें क्या। सर दिस इज़ ऑल। मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने लिमिटेड स्टाफ की बात की कि हमारे पास बड़ा लिमिटेड स्टाफ है, आपके पास स्टिल ऐसे ऑडिट ऑफिसर्स भी हैं जिनको एक लंबे अरसे से कोई डिस्ट्रिक्ट असाइन नहीं किया गया या वही रिपीट होता रहता है? ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं ऑडिट ऑफिसर जिनको अभी डिस्ट्रिक्ट दिया ही नहीं जाता? सर जिनकी सर जो हमारी ह्यूमन जजमेंट के मुताबिक जिनकी जब उनको भेजते हैं और उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो उनको थोड़ा सा अगर दिया भी जाता है तो उसको जिसकी हाई वैल्यू ना हो और या उसको नेचर ऑफ जॉब, कई दफ़ा हमारे सर्टिफिकेशन ऑडिट्स होते हैं कुछ उस तरह की असाइनमेंट्स कोशिश की जाती हैं। लेकिन फिर भी सर हम खुद भी मोहतात होते हैं कि हमें भी कंप्लेंट्स आ जाती हैं और हम वी कीप ऑन जजिंग कि जी हमारे बंदे कैसे काम कर रहे हैं। क्रॉस चेक्स भी होते हैं सर, हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, पता चल ही जाता है कि कौन किस। अगर तो कोई कंप्लेंट ना हो तो हम समझते हैं कि जी ठीक है, अब पता नहीं वो ठीक होता है या नहीं होता है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मेरा क्वेश्चन है कि स्टिल कोई ऐसे ऑडिट ऑफिसर्स भी हैं जो सिर्फ बैठे ही हैं, उनको आज तक उनकी पुअर एक्टिविटी की वजह से जो आजकल के चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते, उनको कोई जॉब असाइन नहीं की जाती, वो स्टिल ऐसे भी हैं? नहीं सर, किया कुछ ऑफिस फील्ड में की बात कर रहा हूँ मैं, फील्ड में क्यों भी सर ऑलमोस्ट जाते हैं सर। क्या आप हमें एक फर्निश कर सकते हैं आपके ऑडिट ऑफिसर्स की इनकम्बेंसी पीरियड्स के, उनके कुछ में प्रोलॉन्ग्ड इनकम्बेंसीज कहाँ पर हैं? कमेटी सिर्फ देखना चाहेगी। सर हम जो भी उनके जो टूर प्रोग्राम्स हैं जो हमने किए हैं वो हम आपको सबमिट कर देते हैं। थैंक यू। अच्छा, इसी के साथ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक कल इशू हमारे पास सामने आया जी। ड्यूरिंग अ स्पेशल ऑडिट ऑफ TTIP on accounts of TMA local government Chunia audit year 2019-20, following observations were reported. Fake stamps of local government were affixed on the face of 141 sale deeds. 460 sale deeds were registered without affixing stamp and without taking challans. 91 sale deeds were registered from competent authority for which
Challans were issued but not deposited into local fund. In 17 cases, cancelled challan numbers were used to get sale deeds registered. Same challan number was used for 2 different transactions in 38 cases. Challan number of MAP fee were used to get sale deeds registered in 7 cases. Now this is a very, very serious case of forging data, manipulating documents, and stealing from the treasury. And what this committee found out yesterday, this was not startling. The startling fact was that the whistleblower who identified this corruption was arrested and put behind bars, and he died in the jail during that incarceration. मेरे इल्म में नहीं है सर ये केस में क्योंकि ऑडिट का सेक्रेटरी साहब, तो और ये मतलब वी वांट टू नो, अब तो आपने चले कर दिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हैंड ओवर, बट ये इसके बाद आपने क्या एक्शन लिया है? सर इसमें यह था कि इसमें क्योंकि इसमें एसीज भी इन्वॉल्व थे तो इसकी इंक्वायरी एसएनजीडी में हुई। ये इंक्वायरी रिपोर्ट है ये जनवरी 21 की, और इसमें कौन इन्वॉल्व था जी? जी एसी इन्वॉल्व था? सब रजिस्ट्रार भी थे, एसीज भी थे, क्योंकि रजिस्ट्री का मामला था ना, स्टैम्प ड्यूटी डिबेट हुई थी। तो इसमें एक जॉइंट इंक्वायरी हुई थी जिसमें रेवेन्यू स्टाफ भी था, सब रजिस्ट्रार भी था, और इसमें हमारे टीएमए के लोग भी थे। और उसके अंदर इसमें सर एक इंक्वायरी होके तो 4-5 लोगों को तो है उन्होंने एग्जोनरेट किया, बाकी 4-5 लोग डिसमिस हुए इसमें फ्रॉम देयर जॉब्स। तो ये सर इसमें Who was exonerated and who was? सर मैं आपको बता दूं इसमें एसी शेख सलीम खालिद, नायब तहसीलदार सरदार तारिक महमूद, शाहिद परवेज़ नायब तहसीलदार, उसामा अमानत नायब तहसीलदार, सरदार ज़हीर अहमद नायब तहसीलदार, असद रशीद भट्ट नायब तहसीलदार, और इकबाल रशीद नायब तहसीलदार, और तारिक महमूद नायब तहसीलदार। सर दे वर exonerated. Mr. Muhammad Aslam, registration clerk, he was excluded from proceedings. मलिक मखदूम हुसैन TMO चूनिया, वो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं शायद जी कि he died. और उसके बाद मोहम्मद उस्मान लियाकत TMO चूनिया exonerated. मिस गुलशन नौरीन TMO चूनिया exonerated. खालिद अल्लाह दित्ता TO फाइनेंस चूनिया, he was dismissed from service. जमील खान TO फाइनेंस चूनिया, he was exonerated. और नसरुल्लाह खान टैक्स इंस्पेक्टर TMA, उसको क्योंकि ही हैड रिटायर्ड तो उसके बारे में कमेटी की रिकमेंडेशन दी कि ही शुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर द पेंशन रूल्स। और मोहम्मद असलम खान टैक्स क्लर्क TMA चूनिया, इसको भी डिसमिस कर दिया गया। तो सर 2 लोग डिसमिस हुए थे और बाकी एग्जोनरेट हुए सर, ये उस इंक्वायरी में हुआ सर। ये अब 21 में सर ये इंक्वायरी हुई थी, इसी ये ऑडिट पे ही फिर सामने आके। और इसके अलावा सर एक और भी है कि बाद में एक जो स्पेशल ऑडिट हुआ उस पे भी फिर एक वो मामला चला गया सर नैब में, वो नैब को रेफर हुआ एंटी करप्शन को। ये फिर हम इसका लेटेस्ट एंटी करप्शन से पता करना पड़ेगा कि उनका इस वक्त क्या स्टेटस है। यू कैन सी कि जो सारी बड़ी मछलियां थी वो तो एग्जोनरेटेड थी, जो 1-2 बेचारे लोअर लेवल के लोग थे उनको बलि चढ़ा दिया गया और मसला हल कर दिया गया। और इसी तरह वो जो 6 माह अंदर रह के बेचारा अंदर ही जिसकी वफात हो गई, उन्हीं में से एक वो भी था। वो शायद इसलिए क्योंकि उसने हाईलाइट किया था, उसकी सज़ा ज़्यादा बनती थी, उसकी तो मौत ही बनती थी, उसूलन तो मौत ही बनती थी। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी बात बता रहे हैं सर।
उनको एक्सक्लूड कर दिया गया इससे? सजा सिर्फ आपके लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमों को हुई है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नहीं हुई? Seth साहब, I think we all share the same sentiment about this incident. I will come back to this because I think we need to affix a new probe into this matter. ये बताइएगा कि स्पेशल ऑडिट में और कौन-कौन सी जुरिस्डिक्शंस थी ये जो TTIP के अकाउंट्स पे हुआ था? सर ये डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पे सर हमने किया था और उसमें सर ये वाला ही एरिया था जिसका सर हमने आपको रिपोर्ट में प्रेजेंट किया है। इस रिपोर्ट में और इस रिपोर्ट की जो स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट है उस पे हमने कहा था ना कि आज हमें डिटेल्ड ब्रीफिंग देंगे, उसकी ऊपर अपडेट देंगे। जी सर, ये सर हम लेके आए हैं सर, लेकिन सर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, हम लोग कल 6 बजे यहाँ से गए और रात कोई 11 बजे तक बैठे रहे हैं। अगर हमें कल कहें तो कल हम ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वैसे सर मैं आज भी तैयार करके आया हूँ, अगर कहते हैं तो सर वी कैन डिस्कस। कल ले लेते हैं जी। जी सर, ठीक है, ताकि आप फुली प्रिपेयर्ड हो। शुरू करें जी। थैंक यू सर। थैंक यू। जी we will coordinate जी, we will coordinate. Thank you जी, thank you so much जी। सर, विद योर परमिशन बिफोर वी प्रोसीड, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक सेकंड। डीजी साहब, थोड़ा सा हमें ये ब्रीफ कर दें कि हमारे पास आज कितनी पेंडेंसी है और इंशाल्लाह आज हम ये पूरी रिपोर्ट ख़त्म कर पाएंगे? डेफिनेटली सर, आज कोई ज़्यादा काम नहीं है सर। अच्छा, नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेयर द मीटिंग टुडे एंड गेट अस डन विद ऑल द एजेंडा बाय 2 PM। आई विल डू माय बेस्ट सर। ठीक है जी सर। सर इजाज़त है? जी आसिफ अली बल्दा साहब। सर मैंने एक चीज़ हम नोट की है, सारे दोस्तों ने नोट की होगी कि ना, कि हमारे पास जो पैराज आ रहे हैं वो बाज़ दफ़ा इतने पुराने हैं कि वो लोग जो ज़िम्मेदारान हैं वो इन सर्विस नहीं हैं या रिटायरमेंट के करीब हैं, कहीं और ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ज़ाहिर है वो पैराज जनरेट हुए हैं, उनको हमने उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है, ये दुरुस्त है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आज के जो पैराज हैं वो हमारे जो बाद में आने वाले हैं वही देखें, हम ना देखें? क्या हम एक ऐसी सीक्वेंस बना सकते हैं कि जिसमें हम एक करंट और पास्ट के पैराज को इस तरह मिक्स करके लेके चलें कि आज का पैरा आज हम डिसाइड करें और प्रीवियस को भी हम करते रहें? हम आज के पैराज को अपने आने वालों के लिए क्यों छोड़ें? क्योंकि अगर हम आज वाले पैराज पे एक्शन लेते हैं तो फिर बेहतरी का इम्कान है जो करंट प्रैक्टिसेस मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं। अगर हम पुरानों को देखते रहेंगे और नए करते चले जाएंगे, इनको हम नहीं रोकेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है हमारी जो इसका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा, अगर मैं गलत नहीं तो। आपकी बात दुरुस्त है। आई विल लेट द सेक्रेटेरिएट टेक दिस वन। सर इसमें जो रिसेंट रिपोर्ट जैसे ही हाउस में ले हुई लास्ट मंथ, उसको हमने साउथ की जो लोकल गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी फ़ौरन टेकअप कर लिया। ये पेंडेंसी इसलिए है कि लोकल गवर्नमेंट की लास्ट टेन्योर में कोई PAC एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और जो PAC 1 और 2 थी वो भी ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल थी। 1 तो बनी ही नहीं थी, 2 भी मोस्ट। सर मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि एक पैरा जब बनता है तो PAC तक पहुँचने में उसको मिनिमम और मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए होता है? नॉर्मली DAC, STAC रिपोर्ट्स आती हैं, 1 साल का टाइम लग जाता है। ऑडिट जब ऑडिट इंस्पेक्शन कर लेता है उसके बाद ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स देते हैं डिपार्टमेंट को SDAC के लिए कि आप उसको रिस्पॉन्ड कर लें। अगर SDAC में वो इश्यूज रिजॉल्व ना हो तो फिर वो अपनी एनुअल रिपोर्ट बाय जनवरी-फरवरी फाइनलाइज करना। टेक्निकली 23 के जो ऑडिट पैराज हैं वो 24 में कंक्लूड हो जाने चाहिए
पीएससी से होके, ठीक है। तो क्या हमारे पास अभी 24 के जो पैराज हैं जो कि इन द जो गालिबन जून के बाद जनरेट होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, उसकी क्या वो हमारे पास आना शुरू हो गए हैं? जी 23/4 की हमारे पास साउथ की रिपोर्ट आई थी और हमने लास्ट मीटिंग में वो डिस्कस भी की है। Okay. जैसे ही हमारे पास आ रहे हैं हम मोस्ट रिसेंट टेकअप कर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड जो रिपोर्ट्स ओल्ड हमारे पास कोई पेंडिंग आ रही थी वो भी साथ। मतलब ये कंफर्म है कि जितनी करंट रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे पास हम उनको पैरेलल कर रहे हैं। क्या ऐसा भी है कुछ जगह जहाँ से रिपोर्ट्स नहीं आ रही वो हमारी 2018-19 की तरह 2028-29 में आए? सर इस तरह है ना सर, जब ऑडिट का भी हम सर जो 23-24 का ऑडिट है ना सर, वो आजकल चल रहा है। 23-24 मींस के जुलाई 23 से लेके जून 24 तक, वो जो फाइनेंशियल ईयर है उसका ऑडिट इस वक्त ऑन गोइंग है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, और ये कंप्लीट जब होगा तो फिर उसमें से जो पैराज होंगे वो फिर पीएससी के पास आएंगे। जो आजकल का मसला दिस इज 24-25 फाइनेंशियल ईयर, ये ख़त्म होगा 30 जून को, तो 30 जून के बाद फिर इस साल का ऑडिट शुरू होगा। तो ऐसे ये हमारे पास जो करंट होंगी नहीं वो 23 और 24 की होंगी, यानी कि वो जो उसके आपके पास बाद जो मोस्ट करंट पैराज आएंगे वो 23-24 के आएंगे। 23-24 के बाद की जो है वही आ रही हैं अभी। अच्छा 23-24 के कुछ ऐसे पैराज भी हैं जो 26-27 में आएंगे या 28 में आएंगे? जी सर, अगर तो आपको थोड़ा सा पीएससी इसमें बता- रेगुलर होती रहे थोड़ा सा मैं बताता हूँ जी। तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो अगले साल ही आ जब जाता है। पीएससी फॉर्म हुई थी और पहले दिन अदनान साहब से मुलाकात हुई तो मैंने इन्हें कहा कि अदनान साहब जितनी भी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स हैं वो मंगवा लें ज़रा। उन्होंने कहा सर वो तो उसके लिए तो अलमारियां भर जाएंगी। दैट इज़ द लेवल ऑफ पेंडेंसी। इस वक्त 2012-13 की रिपोर्ट्स भी पेंडिंग हैं, इस वक्त 2002-03 की रिपोर्ट्स भी पेंडिंग हैं। तो फिर हमने उस दिन ये फैसला किया था कि जब पहले दिन पीएससी फॉर्म हुई थी कि जो उस मोमेंट में हमारे पास मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट्स थी हमने उनको टेकअप किया था, और उस वक्त ये जो रिपोर्ट है ना ये उस वक्त मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट थी जो ले हुई थी। आई थिंक पिछले 3-4 सेशंस में अगर आपने नोट किया हो तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ले हुई हैं और उनमें तकरीबन 90% जो हैं 90% रिपोर्ट्स वो रिलेटिंग टू पीएससी 3 हैं। सो अब गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक आज हम ये कंक्लूड कर लेंगे इंशाल्लाह, ये पूरी किताब खत्म हो जाएगी। ये दिखाएं ना किताब, जी सर, डेफिनेटली सर। डीजी साहब किताब मेंबर्स को भी दिखाएं ना। आई एम क्वाइट सर्टेन सर। This book, we will finish this book, and I think we have done, this committee has done really good work कि हम अपनी पहली रिपोर्ट भी आज ख़त्म करने के करीब हैं। दूसरी रिपोर्ट जो हेल्थ वाली है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट मंथ कंप्लीट कर लेंगे। पूरा पंजाब का प्रोविंशियल ऑडिट जो है लोकल गवर्नमेंट वर्क्स डिपार्टमेंट का वो हमने फिनिश कर लिया। बल्कि सर जो हाउस में ले हो रही है उसका क्रेडिट हमने फर्स्ट मीटिंग में डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को कि आप जल्दी जी और पेंडिंग है। चलें एजेंडा की तरफ चलें, मेरा ख्याल है। मैं स्टार्ट सर? जी प्लीज़। सर ये सबसे पहले कल एक इशू हम लोगों ने सर आपने कहा था कि इट वुड बी डिस्कस टुमारो, तो सर ये 5 नंबर पे इशू था सर हमारे ब्रीफ में। ये है सर लॉस ड्यू टू लीज ऑफ शॉप्स एट लेस दैन असेस्ड रेंट। इस पे सर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के केस में आप ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा डिस्कस किया सर, इस पे डिसीजन हो चुका है डीजी सर। साहब, in the interest of saving time, this matter is the same as the one brought to this committee as notice in the last session. ये हमने स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया है रेंट्स वाला मामला कि वो एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया बनाए इस पे। सो जब तक वो कमेटी कोई क्राइटेरिया नहीं बनाती वील पेंड दीज पैरास सब्जेक्ट टू। जी सर, इसमें आपने इसके अलावा डायरेक्ट किया था कि जहाँ पे अनड्यू डिले थी वहाँ पे सर हमने कहा था कि उसको ज़रा लुक इनटू कर लें, तो सेक्रेटरी साहब ने प्रॉमिस किया था कि इन चीज़ों को वो देखेंगे। डिले जहाँ पे अनड्यू था सर। कहाँ पे? The committee observed that issue of rent of properties emanated from procedural inefficiencies which need to be addressed through legislation, and the administrative department should submit the case before standing committee on local government and community development department for a policy decision / necessary legislation. ये please कर दें सेक्रेटरी साहब, रेफर मैटर कर दें। Meanwhile, probe be conducted to fix responsibility on account of procedural inefficiencies as per opinion of finance department. The above paras were kept pending. Same direction for this. थैंक यू सर। चलें जी।
सर इस रिपोर्ट में जो अंडर डिस्कशन है सर, हमारे पास अब 42 ऐसे पैराज थे जिस पे हमें इंडिविजुअल डिस्कशन करना थी। सर कल आपने हमें डायरेक्शन दी थी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं एज इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर वॉल्यूम, मॉनिटरी वॉल्यूम एज वेल एज रिस्क एरियाज, आपने कहा उनको अलहदा कर लिया जाए डिस्कशन के लिए, और जो हम समझ रहे हैं कि लेस सिग्निफिकेंट हैं जहाँ पे ऑलरेडी STAC बड़ा अच्छा डिसीजन दे चुकी है, वहाँ पे सर हमने उनको अलहदा कर लिया है। सर आई होप कि आपके हाथ में सर ये हमने जो आज एक लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट पैराज बनाया है, दिस वेरी गुड, ये सर आपके पास है सर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 12 ऑडिट पैराज सर, जहाँ पे हम समझते हैं कि आपकी रहनुमाई चाहिए हमें, और बाकी जो हैं उस पे सर वी वुड रिक्वेस्ट द हाउस के इफ़ दे डीम इट गुड तो दे कैन जस्ट पास अ डिसीजन के जो STAC के डिसीजंस हुए हैं वही यहाँ पे अप्लाई कर दिए जाएँ। सर नाउ आई वुड रिक्वेस्ट माय डायरेक्टर फारूक बरवाना कि वो इंडिविजुअल पैरास को 1 by 1 सर यहाँ पे प्रेजेंट करते चले जाएंगे सर। आई सिर्फ होप के एक क्लैरिफिकेशन दे दें, STAC और प्री PAC में क्या फ़र्क है? सर जो हम लोगों ने इस पे स्टार्ट में सर काफ़ी देखा था कि लीगल पोजीशन क्या है। सर प्री PAC जो है उसमें कोई मेंबर्स आइडेंटिफाइड नहीं थे। प्री PAC में तो एक ऐसा फॉरम होता है जो आने से पहले हम लोग अपने एंड पे एक प्री PAC करते हैं, और आमतौर पे डिपार्टमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट पे वो अपने एंड पे एक प्री PAC करके आता है। उसमें डिपार्टमेंट अलहदा से तैयारी करते हैं और ऑडिटर जनरल ऑफिस जो है वो अलहदा से देखता था चीज़ों को। अब सर मैं यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे प्री PAC का कॉन्सेप्ट कोई इंटायरली डिफरेंट था, बट इट वाज नॉट सपोर्टेड बाय रूल्स रेगुलेशंस। व्हाट वी फाउंड देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ SDAC, और ये हमारे पास फाइनेंस के जो सर बैठे हैं इन्होंने भी उसमें हमें एक जनरल रूल्स दिए थे कि SDAC जो है वो इस तरह की उसकी कंपोजिशन होनी चाहिए, फाइनेंस के मेंबर्स होंगे, ऑडिट की रिप्रेजेंटेशन होगी, और एटलीस्ट जो है स्पेशल सेक्रेटरी उसमें हेड करेंगे। तो सर फिर वो हमें चूँकि रूल्स रेगुलेशंस में नज़र आ रही थी तो हमने SDAC को ही सर उसमें फिर रहनुमा लिया है सर, क्योंकि दैट वाज लॉ बैक्ड। तो प्री PAC की सर हमारे पास कोई इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन थी। सर इसमें इस तरह है कि जो PAC है उसके जो डेलीगेटेड फॉरम 2 ही हैं, DAC जिसमें ज़रा ओल्ड पैरे सबमिट होते हैं और STAC इसमें फ्रेश पैरे आते हैं, ये फ़र्क है सर। ये सर आपकी डेलीगेटेड बॉडीज़ हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को एम्पावर किया हुआ है कि वो उसको चेयर करें, उनके बिहाफ पर एडिशनल सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी भी कर सकते हैं। जहाँ तक सर प्री PAC है, ये कॉन्सेप्ट पेश किया था पिछली दफ़ा PAC ने कि आने से पहले महकमा इंटरनल प्रिपरेशन करके आए ताकि यहाँ पर फ्रेश होके बात की जाए। तो सर इसका कोई बैकिंग नहीं है, ये सिर्फ एक डायरेक्टिव है PAC का, उसके ऊपर होती है ये बात। जी बिस्मिल्लाह करें, लेट्स डाइव इनटू दिस। सर सर फर्स्ट पैरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अटक से है सर, 2.4.1.1। वर्किंग पेपर पे पेज नंबर बता दें। 11 सर। मुझे ज़रा खोल के इसको कहीं दे, ये दे देगा। सर इस ऑडिट ऑब्जेक्शन में सर जो CO डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अटक हैं उन्होंने बिल्डिंग प्लान अप्रूव किया सर एयर यूनिवर्सिटी जो कामरा कैंपस है उसका, और उसमें उन्होंने सर जो बिल्डिंग प्लान फ़ी है वो रिकवर नहीं की। डिपार्टमेंट जो है वो कहते हैं कि जी जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी थी उन्होंने कन्वर्जन फ़ी और बिल्डिंग प्लान फ़ी दोनों एग्जेम्प्ट कर दी थी, लेकिन ऑडिट की सर इसमें ये कंटेंशन है कि इसमें कन्वर्जन फ़ी तो एग्जेम्प्ट हुई थी लेकिन बिल्डिंग प्लान फ़ी जो है वो रिकवरेबल थी। उसके बाद सर DAC में ये मैटर गया, DAC में जो है ये डिसीजन की दिया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट DC के डिसीजन पे क्लैरिफिकेशन दे दे। वो क्लैरिफिकेशन सर अभी तक अवेटेड है, और अब SDAC जो प्री PAC है उसमें सर ये डिसाइड किया गया कि ये PAC के सामने ये पैरा रखा जाए कि डिपार्टमेंट इस पे अपना मौक़िफ़ दे कि जो बिल्डिंग प्लान फ़ी है वो किस तरह एग्जेम्प्टेड है इसमें। सर ये सर एयरफोर्स का स्कूल है।
जी सर, एयर यूनिवर्सिटी का सर कैंपस है कामरा में सर, वहाँ। इसमें जो पहला दिया हुआ 2.4.2.1 दिया हुआ है, तो क्या आप बात बता रहे हैं 2.4.1.1? जी जी सर 1.1। इसमें तो 1.1 नहीं है जो आज सर सर सॉरी सर ये बताइए ना सर। जी सेक्रेटरी साहब, what is the what do the rules say? That's what I'm going to. सर रूल्स के तहत तो ये रिकवरी होनी चाहिए सर, बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल की, उसमें तो ऐसा आई डोंट थिंक कोई ऐसा डाउट है। और मे बी उन्होंने कोई ऐसा लॉ पेश किया हो, ये तो ज़िला काउंसिल वाले ही बता सकते हैं कि अगर कोई CEO जिला काउंसिल अटक प्लीज इंट्रोड्यूस कराएं और बता बताएं। दें। सर खान बादशाह CEO डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अटक सर 10/10/2019 को इसकी DPDC में अप्रूवल हुई है सर। जो लैंड यूज़ रूल 2009 है सर, उसकी सब सेक्शन है सर 62A, जिसमें सर बड़े वाज़े लिखा हुआ है कि चैरिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल और जो हेल्थ की इनसी ऑर्गेनाइजेशन है वो, और जो नॉन टैक्स पेएबल सर जो इदारे हैं उन पे जो फीस है वो लागू नहीं है। तो DPDC की मीटिंग में सर इसी की चूँकि DPDC सर अप्रूवलिंग है अथॉरिटी, उन्होंने इसमें इसकी अप्रूवल दी है और इसे एग्जाम्प्ट सर की है। और सेकेंडली सर मेरी सबमिशन इसमें ये भी है कि जो कन्वर्जन फ़ीस होती है सर वो मेजर फ़ीस होती है इदारे की। तो सर जिस वक्त मेजर जो एग्जाम्प्टेड होती है, बड़ी फ़ीस एग्जाम्प्ट हो गई है, तो चैरिटेबल इदारे हैं सर, तो उस पर फिर जो बाकी जो फ़ीस होती है वो भी इसी के तहत चार्ज नहीं की गई सर। तो इसमें चैरिटेबल इदारा है कौन सा? मलिक अब्रार साहब। सर तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कॉरपोरेशन में ये है कि जो भी इदारा जो चैरिटेबल है उसके ऊपर हम कन्वर्जन फ़ीस लागू नहीं करते। जैसे मैं गुजरात में सर मेरी पोस्टिंग है इस वक्त, वहाँ पर 3 इदारे काम कर रहे हैं जिनका हमने अभी उनका साइट डेवलपमेंट जो पास किया है उसमें हमने उनसे ये फ़ीस चार्ज नहीं की, कन्वर्जन फ़ीस सर ये एग्जम्प्टेड है। नक्शा फ़ीस वो पे करते सर, नक्शा फ़ीस देंगे, वो कन्वर्जन फ़ीस नहीं देंगे। लाहौर में सर 2 सेंटर बने हैं। बात यही हो रही है ना, नक्शा फीस की बात हो रही है, कन्वर्जन एग्जाम्प्ट हो गई है। कन्वर्जन तो बहुत बड़ी फीस होती है। यस सर, ये है नक्शा फीस बिल्डिंग प्लान की। सर बिल्डिंग प्लान की जो फीस है बस 2-3 रुपए पर स्क्वायर फीट होती है सर, वो मेरा ये वो लेते हैं। और कोई प्रेसिडेंट है कोई ऐसा जिला जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों और उन्होंने सबमिट कराया हो, ताकि हमें पता चल जाए ना प्रेसिडेंट क्या है। फिर ये चेक कर लेंगे हम। हाँ जी, ऑडिट जो हवाला दे रहे हैं उसको चेक किया जाए। इस एलिमेंट को चेक कर लेंगे, अगर किसी और ये थोड़ा सा हमें आई थिंक थोड़ा सा जी इसको चेक कर लें कि व्हाट इज़ द प्रेसिडेंट, क्या नस्ट ने जमा कराई थी या आपके बहरिया कॉलेजेस होते हैं, एयर यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, अगर तो उन्होंने बाकी जगहों पे बिल्डिंग प्लान फ़ी जमा कराई है तो देन आई थिंक इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, 34 लाख रुपए है सिर्फ, इट शुडंट बी अ बिग डील। बट अगर कोई प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है तो वील। चेयरमैन साहब ऑडिट वालों से भी तो पूछे ना, वो जब रेफरेंस दे रहे हैं ये गैजेट नोटिफिकेशन का, ये क्या है बताएं। और उसके तहत ऑडिट जी सर वो कह रहे हैं कि वो उस नोटिफिकेशन में कन्वर्जन फ़ी का जिक्र है ना। जी सर, और उसमें बिल्डिंग सर कहीं भी बिल्डिंग प्लान फ़ी नक्शा फीस का जिक्र नहीं है। ऑडिट रिकमेंड्स रिकवरी ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज बिसाइड्स फिक्सिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, ये इतना सख्त कमेंट फिर क्यों दे रहे हैं?
सर एक फ़ी जो रिकवरेबल थी वो रिकवर नहीं की गई, तो उसी पे सर जाहिर है सर एक आप अवॉइड की गई है ये सिचुएशन सर के। पटक ने जो रेफरेंस दिया है नोटिफिकेशन का 2009 का, उसको आपने पढ़ा है? उसमें ऐसी बात लिखी है? सर उसमें एक सिंपल जो चीज़ एक वाज़े तौर पे लिखी गई है वो ये लिखा गया है कि ये वाली फ़ी जो है ये एग्जेम्प्टेड है, जो कन्वर्जन फ़ी है सर, और बिल्डिंग प्लान फ़ी एग्जेम्प्टेड नहीं है। और जब सर एग्जेम्प्टेड नहीं थी तो इन्हें लेनी चाहिए थी सर, और अगर नहीं ली तो किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बनती है सर। असल में ना इसके बाद लोकल गवर्नमेंट कमेटी में रेफर करें, अगर कन्वर्जन फीस नहीं ले रहे तो फिर नक्शा फीस इज नो पॉइंट। अगर वो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। सर हमें उनसे चेक करने की अहमद भाई क्या ज़रूरत है, जब रूल्स हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास ऑडिट है, फाइनेंस है, डिपार्टमेंट बैठा है। वी वांट टू सी अ प्रेसिडेंट ना दैट इट हैज बीन हैपनिंग बिफोर ऑल्सो। दे शुड हैव इट विद देम। आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। सीओ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अटक, जो डीपीडीसी ने एग्जेम्पशन दी थी वो किस फीस की दी थी? दोनों की दी थी या एक की दी थी? सर डीपीडीसी में जो अप्रूवल के लिए पेश हुआ उसमें दोनों चीज़ें उसमें मेंशन की कि कंस्ट्रक्शन उसकी अप्रूवल थी, दोनों कन्वर्जन प्लस उनकी एप्लीकेशन भी आई है, उसमें दोनों ही चीज़ें लिखी हुई थी। डू यू हैव आप कॉपी लेके आए हैं उसकी? जी सर है मेरे पास। आप ये ऑडिट को दिखा सकते हैं? मैं सीईओ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेकंड रो में काइंडली, मेंबर्स अभी आ जा रहे हैं। Ji, I am going to make it simple. If the rules allow for exemption of building fee for charitable institutions, NGOs, etc., and if there are precedents available, then this para is settled. If the rules do not provide for an exemption, then a recovery must be made. ठीक है जी? सर नेक्स्ट पैरा है सर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बखर का सर 3.4.1.2। सर ये पेज नंबर बता दें। पहले निकाल कर रखा तो मुझे 18 सर पेज नंबर। ये सर है इलीगल अप्रूवल ऑफ लैंड सब डिवीजन रिजल्टिंग इन लॉस टू लोकल गवर्नमेंट। इसमें सर जो डेवलपर है सर वो नॉर्मली कन्वर्जन फ़ी भी डिपॉजिट करवाता है, लेकिन एक और चीज़ जो वहाँ पे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन देखी जाती है वो ये देखी जाती है सर कि अगर 40 कनाल से 100 कनाल तक की ज़मीन है तो उसमें सब डिवीजन होती है सर, और अगर 100 कनाल से ज़्यादा हो तो वो फिर हाउसिंग सोसाइटी के तौर पे उसे ट्रीट किया जाता है सर। इस इंस्टेंट केस में सर दो हैं बेसिकली टाउन्स, एक गुलबर्ग और एक अल हसीब टाउन। इसमें सर लैंड सब डिवीजन के तौर पे ये दोनों केसेस सर अप्रूव किए गए। 98 कनाल्स का गुलबर्ग का है सर एरिया और अल हसीब टाउन का है 99 कनाल्स का, लेकिन इन कॉन्टिन्यूएशन जो है वो ओनर्स जो डेवलपर थे उनकी लैंड थी।
अब उसमें नॉर्मली सर ये होना चाहिए था कि या तो उसे अगर ये ज़्यादा उसने डेवलप की बाद में, या तो इसे हाउसिंग सोसाइटी के तौर पे ट्रीट करते, तो इन्होंने हाउसिंग सोसाइटी के तौर पे ट्रीट नहीं किया, वो एज अ लैंड सब डिवीजन ट्रीट हुआ। और ये इशू इस वजह से भी बड़ा सिग्निफिकेंट है सर कि बाज़ दफ़ा हमारा ये SDAC में भी इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई कि क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए इन्हें फिर ज़मीन देनी पड़ती है लोकल गवर्नमेंट को, उसमें ग्रेव यार्ड होता है सर, उसमें पार्क्स होते हैं, बाकी चीज़ें, तो ये प्रैक्टिस करते हैं कि जी सब डिवीज़न में ही सारा कुछ भुगत जाए और बाकी ना हो। इसमें सर जो SDAC में वायोलेशन जो है वो इस्टेब्लिश इस तरह से हुई कि इन्होंने गुलबर्ग के केस में एक्स्ट्रा रिकवरी लेके जमा भी करवा दी, जो एक्स्ट्रा लैंड उन्होंने डेवलप की थी। दूसरे केस में SDAC ने कहा कि जो है ओवरऑल प्रॉब की जाए और देखा जाए कि वहाँ पे वाकई डेवलपमेंट कितनी हुई है, और ये जो इनकी टोटल ओनरशिप है 287 कनाल्स की और 281 कनाल्स की, ये एग्जैक्टली उसी खसरा के अंदर है इन डेवलपर्स की, तो इनको उस हिसाब से फिर सर आगे डील किया जाए। तो ये है सर सारा इशू। सर मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन कर देता हूँ सर। सादा सी बात है, हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए रूल्स डिफरेंट हैं, कन्वर्जन फ़ीस डिफरेंट हैं और बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑफ रेगुलेशंस हैं। ये सब डिवीज़न एक चीज़ को डिक्लेयर करते हैं, रूल ये कहते हैं कि अगर उनके साथ एडजेसेंट और उसकी ओनरशिप की ऑनर जो है उसकी अगर ज़मीन है तो ये उसको बार करते हैं रूल के, वो उसको सब डिवीज़न डिक्लेयर नहीं करेगा। तो ये सर हमारी डिपार्टमेंट से भी बात हुई, अभी भी आज भी बात हो रही थी, तो ये सर एक जनरल प्रैक्टिस अब बन गया है कि सब डिवीज़न डिक्लेयर करते हैं, 2 कर लेते हैं, एडजेसेंट होती हैं, एक तरह से हाउसिंग स्कीम बन जाती है और गवर्नमेंट के हिस्से में कुछ आता नहीं है। ये सादा सी बात है सर। Secretary Saab, there are billions of rupees that people have made from such practices. मतलब अरबों लोग कमा लेते हैं और ये, so what is the department's position on this? How should we approach this case? ये काफ़ी एक बड़ा आप कह लें क्रॉनिक सा और बड़ा एक टीडियस सा मामला है सर। सर इसमें जो बुनियादी बात है ना, हमारा जो इशू है वो है कि हमारे शहरों के वो मास्टर प्लान्स और लैंड यूज़ प्लान्स नहीं हैं। हमें ये पता ही नहीं होता कि शहर ने ग्रो कैसे करना, ये तो है बुनियादी बात जी। चले उस तरफ हम चल पड़े हैं, हमने अब काफ़ी सारे शहरों के हमारे मास्टर प्लान्स बन गए हैं। तो एक तरह से अब जो डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी है, चाहे वो कोई लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको अब ये पता है कि शहर ने किस तरफ ग्रो है, कौन से हमारे ग्रीन एरियाज़ हैं और कौन से ब्राउन एरियाज़ हैं, और ब्राउन एरियाज़ में आपने हाउसिंग स्कीमें अलाउ करनी है। लेकिन ये जो ये बात की है ना, ये वाकई इशू है कि लोग, क्योंकि जब सब स्टैंडर्ड डिफरेंट है ना, लैंड सब डिवीजन के स्टैंडर्ड थोड़े और हैं और हाउसिंग स्कीम के स्टैंडर्ड थोड़े और हैं, तो लोग ये एक टेंडेंसी है कि लोग बजाय इसके कि 100 कनाल से ऊपर की वो एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम अप्रूव कराएं जिसके जो प्लानिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़ा से ज़्यादा सख्त हैं, उसमें से आपको सड़कें ज़्यादा छोड़नी पड़ती हैं, ओपन स्पेसेस ज़्यादा करनी पड़ती हैं, तो वो ये तरीका करते हैं। इसका असल हल तो ये है कि हम स्टैंडर्ड्स एक ही कर दें, ताकि ये जो टेंडेंसी है सब डिवाइड करने की और बाद में जो फेजेस आती हैं कि उसी का एक फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, तो ये थिंक हमारे रूल्स में क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है उसका लोग फिर फ़ायदा उठाते हैं इस तरह। चलें, ये तो बड़ी बात हो गई जी, ओवर आर्चिंग आपने हमें बता दिया। इस स्पेसिफिक केस में क्या किया जाए जहाँ पे, हाँ जी, नहीं सर, रिकवरी से तो नुकसान पूरा नहीं होगा ना। देखिए ना, मैं एक जुर्म करता हूँ ये जानते हुए कि इसकी पेनल्टी भी मैं दे दूंगा तो मैं फिर भी प्रॉफिट में हूँ, ये तो एक ऐसा जुर्म हो गया। चेयरमैन साहब, ये जो केस है ये सिर्फ अकलौता केस नहीं है, पूरे पंजाब में ओवरऑल यही प्रैक्टिस चल रही है। और मैं समझता हूँ कि महकमे को चाहिए कि जितनी भी लैंड सब डिवीज़न है इनको पता होता है, इनके जो ऑफिसर्स होते हैं लोकल लेवल्स के ऊपर, सारा उनके साथ ये मिल के ही सारा काम होता है। सर पहले लैंड सब डिवीज़न बनती है, बाद में फेजेस बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये बड़ा सीरियस इशू है और ये पंजाब की आवाम का बड़ा पैसा ज़ाया हो रहा है। I agree sir, I don't know about other members but I feel very
very strongly about this one particular issue, which is the way our planning branches are working. हमारी प्लानिंग ब्रांचेस का सारा जोर लैंड सब डिवीज़न और हाउसिंग सोसाइटीज़ की अप्रूवल पे। मैं इससे ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा सेक्रेटरी साहब कि प्लानिंग ऑफिसर्स सिर्फ प्रॉपर्टी डेवलपर्स की को एक्सेस है उन तक, आम आदमी को उन तक रसाई नहीं है। और जो एक और इशू इस वक्त ओरिजिनेट कर रहा है वो ये है कि एक मरले की दुकानें, दो मरले की दुकानें, बेचारे गरीब लोग जो अपने कारोबार के लिए लेके जाते हैं इनके पास बिल्डिंग प्लान्स, सर उसकी फाइल्स ऊपर स्टोर में ये जमा करते रहते हैं, कभी खोलते नहीं हैं, 10-10, 15-15 साल बीत जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट को याद आता है कि जी इनकी कमर्शलाइजेशन कराएं। वो जिस बेचारे ने 15,000 रुपये फ़ीस देनी थी और उसकी फ़ाइल 15 साल पड़ी रही है, फिर उसको कहते हैं जी अब तुम्हारा 75 लाख कन्वर्जन फ़ी है। So we should take a very stern and strict, देखें ना, अगर उनका सारा फोकस ही हाउसिंग सोसाइटीज पे, then this committee should also focus on what the planning branch is focusing on. This is मतलब इसमें तो फिर मैलाफाइड है ना कि आप एक चोरी का रास्ता दिखा रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, जानते बूझते हुए आप डेवलपर्स को ये एक स्कीम ऑफर कर रहे हैं। सर आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है सर। इसको हम थोड़ा सा डिपार्टमेंट लेवल पे आजकल इस तरह इसको देख रहे हैं कि हमने भी उनसे डिटेल्स तो मंगवाई हैं इनके पास कितनी पेंडेंसी है, लेकिन हमारा सर एक है डैशबोर्ड जिसमें वी आर नाउ डेवलपिंग ए सिस्टम के हमारे पास इधर भी विजिबिलिटी हो ऑन द सिस्टम कि कोई भी जो एप्लीकेशन है ये मैनुअली रिसीव नहीं करेंगे, ये सिस्टम के थ्रू ही रिसीव करेंगे, और ताकि इधर भी बैठे लाहौर में पता चले कि किस लोकल गवर्नमेंट्स के पास कितनी एप्लीकेशंस हैं लैंड की, अपना बिल्डिंग प्लान अप्रूवल की या हाउसिंग स्कीम की, ताकि उसमें फिर जो डिले वाला मामला है उस चीज़ को हम देख सकें। तो टेक्नोलॉजी से ये मुमकिन हो गया है, और हम आपको इसका जब डेवलप हो जाता है यहाँ पे एक डेमो भी दे देंगे, तो उससे आई थिंक ये जो फाइलों को दबा लेने वाला मामला है ना कि फ़ाइल आई, अप्लाई किया और उसके बाद वो दब गई, जब तक वो उनको खुश नहीं करेगा वो केस प्रोसेस नहीं होगा। तो जब उसकी विजिबिलिटी कहीं ऊपर आ जाएगी तो फिर, और हम उस पर फिर टाइमलाइन भी अपना करेंगे कि आपने ये केस कितने दिनों में प्रोसेस किया, ACRs के साथ इसको अटैच तो देन इसका ये रेजोल्यूशन इनकी ACRs के साथ सर अटैच करें इन चीज़ों को कि व्हाट इज़ देयर टर्न अराउंड टाइम। हाँ ठीक है सर, उससे भी हो सकता है सर। रूल्स के अंदर तो CO भक्कर है सर कि जी कितने दिन के अंदर आपने इसको प्रोसेस करना है, लेकिन वो फॉलो नहीं होता। मैं CO भक्कर से पूछना चाहूँगा ये जो CO भक्कर सर, इस केस में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये टोटल खाता है सर वहाँ पे 280 कनाल 15 मरले का सर, और जिनके नाम सर ये NOC हुआ है 99 कनाल का, वो 4 आदमी हैं सर, मोहम्मद सईद, हफीज़, तौहीद और तौफीक। मौके पे सर इस वक्त भी 99 कनाल के ऊपर वो सोसाइटी बनी हुई है। खाता सर टोटल 280 का है, लेकिन जो वहाँ पे बनी हुई है सर सोसाइटी और जो हमने नक्शा अप्रूव किया है वो 99 कनाल का है। जो 4 आदमी हैं जिनके नाम सर NOC हुआ है वो भी 4 हैं, उनके नाम टोटल रकबे ही 99 कनाल है सर। टोटल खाता सर 280 का है, उसमें बदस्तूर है सर। सीओ साहब वो 2 टाउन की बात कर रहे हैं कि दोनों का रकबा वो है साथ और उनका मिला के वो फिर 100 से ऊपर हो जाता है। नहीं सर, गुलबर्ग आउटसाइड पे है, ये अल हसीब आउटसाइड पे है सर सेपरेट है सर 2। नहीं, आप कह रहे हैं अल हसीब जो है वो 99 पे है। जी सर, और लेकिन वो मालिक 281 कनाल के हैं सर। 280 में बदस्तूर हैं, मुश्तरका खाता है सर, उसमें सर 8-10 हैं मालिक, लेकिन जो NOC है सर आई थिंक 100 कनाल के मालिक। ये सर रिपोर्ट भी है AC साहब की, तहसीलदार की भी सर। तो अब इसका फेज 2 बनेगा लैंड सब डिवीजन से? नहीं सर, बन गई है, 99 ही है सर। नहीं सर, सर दोनों फिर तो नहीं इतना इशू सर। सर अगर इकट्ठे नहीं है और दूसरा जिनके NOC दिए उनकी टोटल मलकियत ही 99 के नाल है, फिर तो कोई इतना इशू नहीं है मेरे को। सर इस ऑडिट पैरा के 2 कंपोनेंट्स हैं एक्चुअली सर। एक गुलबर्ग टाउन है सर, उसका 497 सर पेंडिंग था सर, वो रिकवरी हो चुकी है सर। और एक सर हाल हसीब टाउन है सर, वो सेपरेट है सर।
और वो 280 कनाल पे है सर मैं सर। ऑडिट से पूछना चाहूँगा, आपका बंदा उधर जाके विजिट करके आया है कि अलग अलग में जैसे सीओ साहब फरमा रहे हैं, इफ़ दे नॉट जॉइंट तो फिर सर ये हमारे पैरे में भी बिल्कुल सेपरेट ही सर हमने इनको डील किया है, STAC में भी ये सेपरेट है। एक को सर उसमें चूंकि रिकवरी हो गई थी जो कि ऑर्डर ने पॉइंट आउट की थी, उसे STAC ने एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया। जो एक पार्ट था जिस पे हमें फिज़िकली अभी जो ये बता रहे थे, वी वांटेड द डिपार्टमेंट कि दे शुड फिज़िकली इंस्पेक्ट द प्लेस एंड गेट सम रिपोर्ट वेदर वट एवर द CO इज सेइंग इट्स राइट और नॉट। सो द डिपार्टमेंट सपोर्टेड अस एंड दे टुक अ डिसीजन कि इस पे वो फिजिकल इंस्पेक्शन या कोई फैक्ट फाइंडिंग करवाएंगे। अल हसीब का जो NOC जो मिला है ना जी, वो 4 आदमी को नाम है, वो कहते हैं टोटल रकबा ही उनका उतना है, 99 कनाल रकबा है। फिर आप गलत कह रहे हैं, आपने लिखा हुआ है पैरा के अंदर टोटल एरिया वेयर द लैंड सब डिविजन एक्चुअली एस्टेब्लिश्ड। आपने लिखा हुआ है कि 99 कनाल्स नहीं, इट इज एस्टेब्लिश्ड एट होल 281 कनाल्स इन योर पैरा। ये आपने कैसे डिटरमिन किया कि 281 कनाल्स पे एस्टेब्लिश्ड है? नहीं, ये तो क्लियर हो गया कि ये दो मुख्तलिफ स्कीम्स हैं। हाँ जी, ये अलग-अलग स्पॉन्सर्स हैं, इनकी अलग-अलग लोकेशन। खतरा द सेम चीज अगले मुल्क ना उसी ना तो बाहर एक दूसरे से लगे। In a recommendation of STAC observed in serial number 1, that is Gulbarg, that management admitted the violation. ये management कौन सी है जी? सर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सर। अच्छा जी, that the management of the district council admitted the violation, that district council Bhakkar approved conversion into land subdivisions in the presence of land owned by developer more than 100 canals. The district council Bhakkar was required to approve the land as private housing scheme instead of land subdivision. सर जो ऊपर इन्होंने रिकवरी की है सर जो ऊपर इन्होंने रिकवरी की है वो ये चीज़ प्रूव करती है कि जी मैं गुलबर्ग की बात कर रहा हूँ। गुलबर्ग में तो देखें आपने वायलेशन एक्सेप्ट की, ठीक है जी। और जो दूसरा है, दूसरे में यही था कि दूसरे में STAC का ये डिसीजन था कि ये प्रोब करवाई जाए कि 99 कनाल से आगे उस एरिया में क्योंकि फर्दर डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई, ये बात की गई, उस पर आगे प्रोब की बात की थी। हम भी यही बात कर रहे हैं। इसमें जो 4 बंदों का ये बता रहे हैं ये 99 कनाल के मालिक हैं, वो टोटल खाता जो था वो 280 कनाल 15 मरले का था। ये इनकी बात ठीक है, अप्रूवल इनकी 99 पे, मालकियत भी उनकी 99 हसीब वाले में मालकियत 99 ही है जी। ये खाता टोटल 280 का है, उसमें से ये मालिक 99 के है जी सर। गुलबर्ग भी ये कह रहे हैं उसे का रिकवरी इन्होंने दी थी, वो इसके साथ अटैच भी नहीं है, उसके टाइटल डॉक्यूमेंट देख लें। रिकवरी देखे ना, सजा जुर्म की मिलनी चाहिए जो असल जुर्म कमिट हुआ है। हमने बड़ा जुर्म छोड़ के छोटे जुर्म की सजा दे दी अगर हमने रिकवरी डाल दी। अगर तो ये एडजॉइनिंग है तो फिर तो ये इसे माफ़ नहीं करना चाहिए, और अगर वो टाउन अलहदा है, मौजा दूसरा है, देहात दूसरा बनता है, तो फिर मेरे ख्याल में ऑब्जेक्शन नहीं। आई थिंक रिगार्डिंग गुलबर्ग, let us refer this matter to DC Bhakkar. क्या ख्याल? देखें ना, कनेक्टेड नहीं है।
दोनों अलग-अलग हैं। एक बखरवालों से एक क्वेश्चन अगर इजाज़त हो सर, ये दोनों की मालकियत सेम है जी, एक ही पार्टी के हैं? अलहदा है सर, दो सोसाइटीज़ की यहाँ पे बात हो रही है सर, एक गुलबर्ग की सर और एक अल हसीब की। नहीं, दोनों के जो टाइटल ओनर डिफरेंट है? डिफरेंट है सर। तो फिर तो नहीं बनता। गुलबर्ग के केस में इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि जी डेवलपर ओन्स मोर देन 100 कनाल, जो गुलबर्ग है, उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं आपने? उसमें सर इन्होंने रिकवरी भी की है, मतलब वो तो ये चीज़ प्रूव करती है सर। वो तो मान गए ना कि वो गलत किया, बिल्कुल, लेकिन उसकी सजा रिकवरी नहीं बनती। नहीं, उसकी सजा ये बनती है कि उसको the party should go into the process of getting a private housing society approved and sale purchase। अभी यहाँ सेल परचेज चल रही है, घर बन गए हैं। हाँ, तो फिर इसका प्रोसेस रेक्टिफाई करें ना। इसमें सर ये होना चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू है पूरे पंजाब में। इस तरह पहले एक 100 से कम करा लेते हैं, फिर फेसेस शुरू हो जाते हैं, और वो जो 11% कमर्शियल एरिया उसमें वो आ जाता है अगर हाउसिंग कॉलोनी में जाएं, और जो इन्होंने जगह गवर्नमेंट के नाम करानी होती है उसकी भी 1% है। उससे बचने के लिए फिर आगे फेसेस चला देते हैं। एक तो ये वाला 100 वाले को और मज़ीद कम कर दें ताकि ये उस चक्कर में, उस स्कीम वाले चक्कर में पड़े नहीं। दूसरा, इसकी फर्दर एक्सटेंशन का ये है कि इसे कमेटी के पास भेजें, लॉ रिफॉर्म में भेजें, जिधर भी ये अमेंड होना चाहिए कि फिर उसका कोई आगे फर्दर एक्सटेंशन वाला चक्कर ना, कोई प्रोविजन ना हो सर। जिसने इसमें आना है, जिसने उस तरफ आना है हाउसिंग स्कीम में, वो उस क्राइटेरिया में उसे पास कराए। ये पहले इधर आते हैं, फिर उसे एक्सटेंड करते करते ये फिर हज़ारों और लाखों के नाल पे चले जाते हैं सर। अब बड़े बड़े टाउन्स जो हैं वो आप देखें, उनके पास NOC 100 कनाल से कम का होता है और वो 2-2 हज़ार पे एरिया नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं। या तो फिर उसकी 100 की जगह 25 कर दें, अदरवाइज तो देर इन विद इन देयर राइट ना 99 कनाल्स पे, देन हाउ कैन यू, एंड प्लस ही सेइंग डेवलपमेंट भी शुरू नहीं हुई, अभी सिर्फ 4 दीवारी है इसकी और कुछ भी नहीं है। पार्क बन गया क्या मतलब? वो बीच में मैं गुलबर्ग की बात कर रहा हूँ जनाब, अल हसीब वाला मैटर सेटल हो गया। उधर उन्होंने कोई कब्रिस्तान की जगह कोई बस वो सब छोड़ी गुलबर्ग में एज पर लॉ वो ये पहले से छोड़ी हुई है या आपके फाइन के बाद उन्होंने छोड़ी है? आपके नक्शे में अप्रूव्ड है, तो फिर हाउ यू गोना प्रोसीड? सर अप्रूव्ड तो 99 पे थी ना, जब वो उससे बढ़ गई गुलबर्ग ज्यादा थी ना सर, तो कह रहे हैं उस पे उन्होंने एज पर पॉलिसी कब्रिस्तान की जगह भी छोड़ी है, कम्युनिटी सेंटर भी छोड़ा है, कमर्शियल एरिया भी छोड़ा है। गुलबर्ग सर, गुलबर्ग भी तो इसी वो भी 100 से ज्यादा नहीं है, वो भी 99 गुलबर्ग थी सर, वो 100 से ज्यादा। उसमें सर उन्होंने दोबारा रिवाइज उसमें हमें दिया हुआ है अपना मैप सर, कि ये अब हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसको आप दोबारा DPDC में अप्रूव कराएं, लेकिन वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। पहला उनका वो एक्सटेंशन जो है वो हाउसिंग स्कीम वाले में जानी है या इसमें जानी है? फिर वो सर जी सर वो DPDC में जाएगा। अब एक साहब गाइड करें, आप इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं जी। DPDC सर चूँकि टेक्निकल फोरम होता है सर, जैसे आप कह रहे थे सर कि ये DC को रेफ़र कर दिया जाए सर, और DC उसका सर साइट विजिट करे सर, और नेक्स्ट मीटिंग सर PAC में उसमें DC साहब खुद आ जाएं सर और अपनी रिपोर्ट पेश कर दें सर। और अगर सर वो एरिया ज़्यादा हो गया है सर तो फिर स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम वाले भी लगाएं और साथ में उनको फ़ाइन भी इम्पोज करें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई थिंक कमेटी एग्रीज विद दैट सर। और दूसरी जो ठीक है, ठीक। दूसरी चीज़ जो सेक्रेटरी साहब अभी उनकी कोई कोर्ट में हियरिंग थी तो वो उधर चले गए, उससे पहले वो ये फरमा के गए थे कि इस इशू को भी स्टैंडिंग कमेटी में रेफ़र किया जाए कि यूनिफॉर्मिटी लेके आई जाए इस पूरे प्रोसेस में। सो अदनान साहब, ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी और लैंड सब डिवीज़न के जो लॉज हैं इनको हार्मोनाइज करने के लिए
एक एजेंडा आइटम रेफ़र करें लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी को, और प्लीज़ फॉलो अप करें कि जो पहले भी हम एजेंडा आइटम्स रेफ़र करते रहे वो असेंबली सेक्रेटेरिएट या जो स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटेरिएट है वो पुट अप नहीं कर रहा कमेटी मीटिंग्स में। मिनट्स वो आज इशू होने, एक लिखा हुआ कंप्लेंट सर, उसकी कॉपी हम जो एडिशनल सेक्रेटरी कमेटी था उनको भी भेज देंगे जी प्रोसेस का। प्लीज़, थैंक यू। नेक्स्ट सर नेक्स्ट है सर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गुजरांवाला सर, और इनका सर जो पहला पैरा डिस्कस होगा वो सर है 5.4.1.1.1। इसका टाइटल पढ़े, और सर टाइटल है इसका सर पेज नंबर 25, ये सर निकाल 25 ये सर, ये आप लेके बैठते हैं सर। अनऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन। ये सर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गुजरांवाला ने कुछ स्कीम्स सर कॉन्ट्रैक्टर्स को अवार्ड की, वर्क्स हो गए सर। इसमें सर दो मेजर ऑब्जेक्शंस हैं। एक है सर के जो सब इंजीनियर हैं उन्होंने रिकॉर्ड एंट्री जो थी अर्थ फिलिंग की, ड्राई रैम्ड ब्रिक, PCC 1:2:4 और RCC 1:2:4 ये ऑन द सेम डे की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस तरह से एक ही दिन में ये सारा काम सर नहीं किया जा सकता। दूसरी जो ऑब्जेक्शन है सर इसमें वो ये है कि जो पिक्टोरियल एविडेंस थी सर अर्थ फिलिंग की और ड्राई रैम ब्रिक की और स्टोन बैलेस्ट जो है सर वो अटैच इन्होंने नहीं की। सिर्फ जब सारा काम हो गया तो कंप्लीटेड सरफेस की इन्होंने जो है वो पिक्टोरियल एविडेंस दी। नॉर्मली एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क जब हो रहा होता है तो हर लेवल पे ये पिक्टोरियल एविडेंस देते हैं, वो एक उससे पता चलता है कि जी वाकई जिस तरह काम रिक्वायर्ड था उसी तरह किया गया। इसमें सर डिपार्टमेंट जो है इन्होंने बाद में एक नई MB एक दूसरी जो मेजरमेंट बुक है वो प्रोड्यूस की, और जब उसको पिछली के साथ सर टैली किया गया तो वो उस अब्स्ट्रैक्ट के साथ भी उसका कोई लिंक एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था। तो SDAC ने सर इस मैटर में प्रोब का कहा एट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लेवल सर। ठीक है जी, SDAC की डायरेक्शन को इसमें फॉलो करते हैं। आगे चलें जी। नेक्स्ट है सर ये भी गुजरांवाला का ही है सर 5.4.2.1 वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन एक्सक्यूशन ऑफ स्कीम्स। इसमें सर 3 स्कीम्स थी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गुजरांवाला की सर। सीरियल नंबर 1 पे जो स्कीम है सर इसका कंप्लीशन पीरियड 2 मंथ्स था, लेकिन ये 3 साल बाद कंप्लीट हुई। जो सीरियल नंबर 2 पे है सर इसका कंप्लीशन पीरियड 4 मंथ्स था, इट टुक 4 years इन कंप्लीशन। और जो सीरियल नंबर 3 पे है सर इसका कंप्लीशन पीरियड जो था वो भी 2 मंथ्स था एंड अगेन इट टुक 4 years। 2019 में जब ऑडिट हुआ सर तब ये स्कीम्स बिल्कुल अबेंडेंड थी। उसके बाद अब वेरिफिकेशन में ये बताया गया है कि ये स्कीम्स कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन ये कोई 4 साल बाद कंप्लीट हो रही है, कोई 3 साल बाद कंप्लीट हो रही है सर। तो इसमें सर कंटेंशन यही है कि क्या उसी कॉन्ट्रैक्टर ने की हैं बाद में मुकम्मल, अगर उसने की हैं तो वो बताया जाए, उसको कोई पेनल्टी इम्पोज की गई या इतना डिले जो है इसकी जस्टिफिकेशन क्या है सर। CEO डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। सर फोरम में CEO डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला सर। सर ये टोटल 14 स्कीम्स थी सर। 14 में सर जो 8 स्कीम्स थी इन टाइम कंप्लीट हुई और 14 या 40 14 स्कीम्स थी सर। 14 स्कीम्स सर 14 स्कीम्स में सर जो 8 है इन टाइम कंप्लीट हुई उन पे सर उनका एक्सटेंशन पीरियड भी मेंशन है सर। जो रिमेनिंग 6 है सर उन पर फाइन इम्पोज कर दिया गया है और फाइन इम्पोज करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फंड में जमा करवा दिया गया सर। जी ऑडिट को वेरीफाई कराए थे हमने, उनको सबमिट कर दिया था, इनके पास जमा था। उन्हीं स्कीम्स को क्लोज किया जी सर, उन्हीं स्कीम्स को क्लोज किया सर। 40 स्कीम टोटल थी जो ऑर्डर पैर में मौजूद थी, उनमें सर 8 जो थी उनमें कुछ इन टाइम कंप्लीट थी और कुछ की जो उसकी जो परमिशन होती है हाउस ने, कुछ की परमिशन हाउस ने दी हुई थी। जो 6 स्कीम ऐसी थी जो इन टाइम कंप्लीट नहीं थी उन पर फाइन इम्पोज करके वो जमा करवा दिया गया जिला कौंसिल के फंड में सर। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी,
सर फाइन सर चूंकि रूल्स में है सर इम्पोज हो गया तो सर फाइन सेटल इम्पोज कर हो दिया गया, जाए सर। पेनल्टी लग गई है। मेरा ख्याल है ये वो स्कीम्स होंगी जब लोकल गवर्नमेंट्स जैसे डिसॉल्व हुई हैं तो वो 2019 की स्कीम थी सर। हाँ जी, बंद करवा दी थी काम। नहीं सर, सर इसमें ऑडिट की कंटेंशन ये है सर कि अभी तक हमें इन्होंने वेरीफाई नहीं कराया। अभी ये बता रहे हैं ड्यूरिंग द SDAC दे कुडंट प्रोड्यूस एनीथिंग कि उन्होंने पेनलाइज कर लिया है, पेनल्टी पब्लिक एक्सचेकर में आ गई है। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें रीवेरीफाई करा दें। वेरीफाई करवाएं जी। सर ऑडिटर के पास आपने 24/11/24 को जमा करवाया, ये रिसीविंग भी है इनकी सर। सर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कर दें। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कर दें, आप रीवेरीफाई करें। ठीक सर। सर जी क्रॉस चेक कर लेते हैं। राइट सर। नहीं है ये आपके पास। नेक्स्ट सर। जरा डिग आउट कर लें। सर देख चलें। लेते हैं सर, देख लेता हूँ सर। नेक्स्ट सर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कसूर और पैरा नंबर है सर 9.4.1.1 डाउटफुल एक्सपेंडिचर ऑन रिमूवल ऑफ गार्बेज 1.502 मिलियन सर। ये सर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कसूर में जो है ये सर अमाउंट स्पेंड की गई रिमूवल ऑफ गार्बेज फ्रॉम डिफरेंट साइट्स पे सर। इसमें जो सर रिक्वायर्ड रिकॉर्ड था सर कि कोई रिक्वेजिशंस आई, कितनी क्वांटिटी थी गार्बेज की जो डिस्पोज ऑफ की गई, किन साइट्स पे डंप किया गया, कोई एंड यूज़र सर्टिफिकेट्स, कुछ भी सर ऑडिट को प्रोड्यूस नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस एक्सपेंडिचर की ऑथेंटिसिटी जो है सर वो डाउटफुल हो जाती है। उसके बाद सर SDAC में ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ये चीज़ सर सामने आई कि जो एक्सपेंडिचर था उसमें स्प्लिटिंग भी इन्वॉल्व थी, इंडेंट्स को सर स्प्लिट किया गया था उसमें। तो उसके भी कोई सर रिकॉर्ड एज सच ऑडिट को सर नहीं दिया गया। SDAC ने सर ये डायरेक्ट किया था कि एक तो रिकॉर्ड दिया जाए और दूसरा ये मैटर प्रोब किया जाए सर एट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लेवल। वैसे सर ये प्रोग्राम था क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसके तहत ये इन्होंने सारा कुछ किया सर। ये 2019 ये में program टाइगर था, फोर्स ने इम्प्लीमेंट किया था। 19 में हुआ होगा ना। हमारा तो टाइगर फोर्स ने इम्प्लीमेंट किया था। हमारा सुथरा पंजाब था सब। सर आई एम नॉट श्योर, मे बी सर। देखें ये एक हम जनरल इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड भी कर लें मिनट्स में कि ऐसे कोई भी अखराजात जो रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ गार्बेज हीप्स हों या क्लेनलीनेस हों या क्लीनिंग ऑफ पॉन्ड्स, एक्सकवेशन ऑफ पॉन्ड्स, उसमें पिक्टोरियल एविडेंस GPS ऐप के साथ टाइम एंड लोकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई डोंट वांट टू मतलब मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन इधर बहुत सारे अफसर हैं जो मेरे साथ सर्व कर चुके हैं लोकल गवर्नमेंट में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक भी पैरा नहीं बना, एक भी पैरा नहीं बना, बिकॉज वी यूज्ड टू टेक पिक्चर्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। पेंसिल, रबर, शार्पनर भी खरीदते थे तो उसकी भी साथ तस्वीर लगाते थे। अगर कोई कहीं पे फंक्शन कराया उसमें गुब्बारे लगाए तो जितने गुब्बारे लगाए उनकी तस्वीरें खींची। दिस विल सेव यू फ्रॉम सो मेनी थिंग्स इफ यू कीप पिक्टोरियल एविडेंस ऑफ एवरीथिंग। क्यों जी, ऐसे ही है ना जी? सर ऐसे ही सर। अब सर मेरा ख्याल है as far as the cleaning is concerned, वो तो they've outsourced it. Let's go with the SDAC recommendation on this. Sir. 9.4.2.1.1 सर नेक्स्ट कसूर ही है सर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और सर ऑडिट ऑब्जेक्शन है सर इरेगुलर एक्सपेंडिचर ऑन हायरिंग ऑफ मशीनरी। ये सर ये सफाई उससे डिफरेंट है सर, ये मेरे ख्याल This machinery was hired for cleaning or something else? एक्सकवेशन वगैरह। वही सफाई की होगी ना। आगे चलें जी, इसको आगे चलें। एक्सकवेशन के लिए सर। इसको as per SDAC। एक्सकवेशन ये वाली नहीं सर।
आगे आ जाए जी, खुशाब पे आ जाए। जी सर, अगले पे सर आ जाए। खुशाब, ठीक, खुशाब, पेज नंबर 66। खुशाब का है सर, नॉन कलेक्शन ऑफ कन्वर्जन फ़ी फ्रॉम इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़। इसमें सर 9 सोसाइटीज़ हैं सर जिनके ऊपर सर ये ऑब्जेक्ट किया गया है। इसमें सर डिपार्टमेंट जो है उसने जो प्रोसेस होता है सर डीपीडीसी का वो अभी तक कंप्लीट नहीं करवाया और इनकी जो ये सर फ़ी है ये अभी तक आउटस्टैंडिंग है। इसमें डिपार्टमेंट ने वैसे ये जवाब दिया था सर कि ये सारा काम क्योंकि डिपार्टमेंट के बस में नहीं था कि वो जो स्ट्रक्चर प्लान्स होते हैं और लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन मैप्स होते हैं ये इनकी लिमिटेशंस थी, ये नहीं बना सकते थे। तो ये ऑल ओवर पंजाब ये काम ना सर नेस्पाक को दे दिया गया था। अब नेस्पाक जो है उन्होंने सर ये कहते हैं कि अब सेकंड फेज़ में ये है खुशाब, तो जैसे ही वो करेंगे अपना मैप्स वगैरह और स्ट्रक्चरल प्लान इनके पास तो डीपीडीसी से अप्रूव करा के तो ये कन्वर्जन फ़ी ये रिकवर कर लेंगे। ये सर सारा इसका सर बैकग्राउंड। सर इसमें नेस्पाक नहीं है सर, इसमें लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की केडीपी स्कीम है सर और पीएमयू सर एक बनाया हुआ है सर और उसमें सर फर्स्ट फेज़ के सर 11 हो गए हैं सर नोटिफाई। बाकी भी सर प्लान प्रिपेयर करके सारे सर इस वक्त I will share something with you, बेग साहब। सर इस चेयर पे बैठ के मैं ये बात कह रहा हूँ, the process of zoning एक्चुअली तो वो लैंड यूज़ प्लान होता है जिसको फिर अब मास्टर प्लान और बहुत सारी फैंसी टर्म्स दी जाती हैं। नेस्पाक डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी और एक्सपर्टीज इन अर्बन प्लानिंग, and so you have to be very careful because I have seen their work in district Narowal. When it comes to design, when it comes to architectural planning, when it comes to urban planning, NESPAC credentials are extremely. नेस्पाक नहीं है सर, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं सर मेरे ज़िले में NESPAC कर रही है। इनके सर रिप्लाईज में भी नेस्पाक ही मेंशन है सर। आप लोग को प्रोफेशनल्स हायर करें बिकॉज ये हमेशा हमेशा के लिए आप शहरों का नक्शा खराब कर देंगे। नेस्पाक को शौक होता है हर चीज़ में एक्सपर्ट बनने का, बट बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। उसकी कोई उसमें अर्बन प्लानर्स होने चाहिए बिकॉज उन्होंने तो ऐसे ऐसे गोल गोल लकीरें खींच के काम काफ़ी ख़राब किया हुआ है। Be very careful. और उसमें खैर वो दैट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट, बट इसमें क्या करना है जी खुशाब में फिर जब आपके प्लान्स अप्रूव हो जाएंगे तो कन्वर्जन फ़ी आप उस वक्त के रेट पे लेंगे या पुराने रेट पे लेंगे? सर मौजूदा रेट पे सर आएगी सर, जो उस वक्त का मौजूदा रेट। हाँ नहीं सर, इस वक्त का जो मौजूदा रेट होगा ना सर, जब ये डीपीडीसी अप्रूव करेगी सर, रूल्स में डीपीडीसी की क्लियरेंस के बाद फीस कैलकुलेट होती है सर। अभी फीस कैलकुलेट नहीं हुई सर, चूंकि डीपीडीसी ने क्लियर ही नहीं किया सर। ठीक है, दिस इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय डीपीडीसी, द कलेक्शन ऑफ, यही है ना जी? ऐसे ही करना है ना सर? सेटल इसको कर दिया जाए सर, सब्जेक्ट टू क्लियरेंस। ठीक। रावलपिंडी। जी सर, नेक्स्ट है सर रावलपिंडी 16.4.1.1.1 इरेगुलर एक्सपेंडिचर ऑन प्रोक्योरमेंट। इसमें सर जो रूल 59D3 है सर पेपरा का, दैट अलाउज निगोशिएटेड टेंडरिंग विद 1 or 2 कॉन्ट्रैक्टर्स। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रावलपिंडी ने सर प्रोक्योर किए डिफरेंट आइटम्स सर, उसमें स्ट्रीमर्स थे, फ्लैग्स थे, स्किन्स थी, कश्मीर ब्लैक डे के लिए, एंटी डेंगी कैंपेन के लिए, ईद उल अज़हा वगैरह पे लाइटिंग, और 14 अगस्त पे भी लाइटिंग हुई सर। मुजफ्फराबाद मार्च के लिए भी स्ट्रीमर्स वगैरह थे उसमें सर। तो इन्होंने सर इसमें ये क्लॉज तो इन्वोक की अर्जेंसी की, लेकिन एक तो ये सर
निगोशिएटेड टेंडरिंग में बिल्कुल भी नहीं गए। दूसरा सर, इसमें जो SDAC की ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी कि जो केस ये सीरियल नंबर सर 1 और 2 हैं, यहाँ पे इनके पास सफिशेंट टाइम था कि ये टेंडर अपलोड कर सकते थे, जो कि नहीं किया गया। और जो सर केस 3 to 6 है सर, उसमें जो अर्जेंसी क्लॉज थी वो एप्लीकेबल ही नहीं थी, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो इट फेल्ड टू प्रूव अर्जेंसी। तो इसमें सर यही डायरेक्शन है कि इसको अब रेगुलराइज करवाया जाए और जिन्होंने पेपरा फॉलो नहीं किया उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। तब साउथ के ऑडिट में ये एक पूरा थीमेटिक पैरा था, हमने उस पर कोई डायरेक्शन पास की थी, कमेटी ने काफ़ी टाइम स्पेंड करके। बट उसमें जनरल बात ये है, सारे CEOs यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम बजट में पैसे रख लेते हैं 14 अगस्त के, 23 मार्च के, ईद उल अज़हा के, अशूरा के, लेकिन बर वक्त हम टेंडर नहीं फ्लोट करते, इश्तिहार नहीं लगाते, और फिर आखिरी हफ्ते में जब DC साहब मीटिंग बुलाते हैं या सेक्रेटरी साहब की तरफ से लेटर आता है तो फिर रूल सस्पेंड करके यहाँ पे अर्जेंसी क्लॉज नहीं लगती। And this should never ever happen again कि आपको इमरजेंसी में फुटबॉल मैच कराना पड़ गया, या आपको इमरजेंसी में ईद के बाद अलाइशें उठानी पड़ गई, उस पर आपको खर्चा करना पड़ा। ये वो चीज़ें विच आर फिक्स्ड इन द कैलेंडर। We will show zero tolerance, and we have decided that if such a case comes to this committee again, where a local government did not plan its events on time, you will not be able to spend money on such events. And if you spend money on such events by suspending rules, by invoking urgency, it would tantamount to automatic application of PDI. Sir, may I kindly submit, sir? कामरान खान सर, CO डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रावलपिंडी सर। जी सर, आपने जैसे सर भी बताया कि एजेंसी इन्वोक सर नहीं करनी सर। सर डिफरेंट टाइम्स पे सर डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं डिफरेंट इवेंट्स के लिए। नहीं सर, ये बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, एंड यू शुड नॉट इवन डिफेंड योरसेल्फ व्हेन द पैरा सेज वेरी क्लियरली it is submitted that necessary procurement of goods and services, and by the way this is your reply, was done by the district council Rawalpindi on occasions such as Kashmir Day। मैं आपको बताऊं, क्लास 5 का बच्चा आपको बता देगा कश्मीर डे 5 फरवरी को हर साल होता है, 14 अगस्त, मतलब इस तरह की चीज़ों पे आपने खुद ये लिखा हुआ है, कश्मीर ब्लैक डे, मुजफ्फराबाद मार्च एक्सेट्रा, दिस इज नॉट अलाउड। अर्जेंसी इज ओनली अलाउड जहाँ पे इंसानों को तकलीफ हो रही हो, कोई इंसान मुश्किल में हो, तकलीफ में हो, कहीं पे सीवर का पाइप फट जाए, ये अर्जेंसी है। होता है जब होता है तब आप इन्वोक करते नहीं है, वहाँ पे 10,000 हमें हीले बहाने सुनाने शुरू कर देते हैं, जी ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हो भी चुकी है, तो अब इस पे नेक्स्ट हमारा क्या स्ट्रेटजी होगी जब ये पैराज आएंगे तो? I will read what we पिछले minutes में, the committee expressed its grave concern on pervasive use of urgency clause in routine matters and recurring events, and directed that explicit instructions be issued by the administrative department that such expenditures be incurred under the framework contract subject to provisions outlined by PEPRA, failing which the expenditure would be deemed as misprocurement, and the principal of accounting officer will be liable for recovery। इसमें ऐड कर दें सर। नेक्स्ट पे सर जाएं। नेक्स्ट पे नहीं सर, ये तो हो गया ना कि हम 25 ऑनवर्ड, ये जब रिपीटेडली ये पैरा आएंगे तो उसके बारे में एक जनरल डिसीजन हम ले लेते हैं कि हमें क्या करना है जब ये रेपिटेशन होगी इस तरह के पैरा की, तब कुछ तो करना है ना, इसको हमने क्या करना है, लाइक उसको ऐसे छोड़ तो नहीं देना हमने। ठीक है, हम इस पे प्रोब फिक्स करें सर, इस पे रेगुलराइज वाली कंडीशन कर दें सर, चूँकि FD ने सर रेगुलराइज करने से पहले प्रोब करा के और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके करना होता है सर। ठीक। शखुपुरा जी। सर,
सर नेक्स्ट है शेखुपुरा सर 18.4.2.3 पेज जी पेज नंबर 7 कर दें. बाय द वे मैं आई मस्ट कमेंट ऑडिट फॉर बीइंग for adapting to our requirements, and I think जो हम कर रहे हैं ना, we are developing a new handbook for PSE. The way you are structuring this, सर इससे मैं हमारे काम में बहुत तेज़ी आएगी. सर मैं इस पे थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ सर कि अभी सर जो रोल मॉडल आपने यहाँ पे इस फोरम ने फिक्स किया है, सर आई एम कॉन्टीन्यूसली गेटिंग टेलीफोन कॉल्स फ्रॉम अदर प्रोविंसेस एज वेल. हेड ऑफिस जो है सर, ऑडिटर जनरल ऑफिस भी इस चीज़ को देख रहा है और वो गाइड कर रहा है डिफरेंट प्रोविंसेस को कि वो जो हम जिस लेआउट पे काम कर रहे हैं सर, ये जो ब्रीफ यहाँ फर्स्ट टाइम बना, ये हम सर्कुलेट कर रहे हैं दूसरे प्रोविंसेस के अंदर, वो सर इसको फॉलो अप कर रहे हैं. और सर ये जो एक नए थ्रेश होल्ड्स जो हैं, एक नए पोर्टल्स जो हैं यहाँ पे खुल रहे हैं, आई होप कि ये अब दूसरे प्रोविंसेस में भी सर एप्लीकेट हो रहे हैं और वन डे ये जो थमेटिक अंदाज में सर यहाँ पे इशू वाइज चीज़ों को देखा जा रहा है, आई होप कि फेडरल गवर्नमेंट भी सर इसको अडॉप्ट करेगी. तो सर दिस हाउस इज़ लीडिंग स्पेशली इन द एड्रेसल ऑफ द ऑडिट पैराज. इट्स एंटायरली नोवल आइडियाज़, एडवांसमेंट. डीजी साहब, इस पे फिर आप इस कमेटी को कोई अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट कराए ना हमारे लिए. सर द जॉब इन इटसेल्फ इज़ द रिवार्ड सर. थैंक यू. इसमें एक बात कल जो हुई थी, मेरा ख्याल है उसको भी सीरियसली लिया जाना चाहिए. जो एक पोर्टल की बात हुई थी कि बजाय ये जो इतना सारा पेपर वर्क है हम वो रूटीन में पोस्ट कर, अगर हम एक सेंट्रलाइज कमेटी का एक पोर्टल बना लें और तमाम मेंबर्स को यूनिक आईडी और लॉगिन पासवर्ड दे दें. एक कमेटी की मीटिंग रखी है, सिर्फ ओनली कमेटी, ठीक है, जो ये चीज़ें एड्रेस करेगी. सर शेखपुरा का सर, लेकिन डीजी साहब मैंने वो सॉरी पूरी बात नहीं की. इसमें आपको ना ये पैराज जो है ना, सिग्निफिकेंट पैराज सर अमाउंट वाइज सॉर्ट करने चाहिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि सबसे बड़ा पैरा जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए और सबसे छोटी अमाउंट वाला सबसे नीचे होना चाहिए. जी सर हमने रिपोर्ट वाइज सर फॉलो की सर. प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ये कर लें और साथ में उसका रेफरेंस पेज नंबर भी ऐड कर लें तो बड़ा आसान हो जाएगा फिर. जी सर इंशाल्लाह सर. नोट कर लूँगा जी. सर शेखपुरा का है सर 18.4.2.3 unauthorized receipt of composition fee 6.60 million. पेज नंबर 127 सर. जी. इसमें सर AR प्लाजा कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे सर, उसके कमर्शियल एरिया की सर एक्सटेंशन हुई. इस सिलसिले में सर एक हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी जो है सर वो उसको दे दिया गया मैटर. उन्होंने सर ये अप्रूव किया और 6.6 मिलियन कॉम्पोजिशन फ़ी जो है सर उन्होंने ले ली. लेकिन ये सर कंटिंजेंट था कि जो LDA के NOCs होंगे, जो सारा बिल्डिंग के बाय लॉज होंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट की जाएंगी. लेकिन सर ऑडिट को ये चीज़ें नहीं दिखाई गई थी. अब SDAC ने सर इस पे कहा कि फर्दर रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन करवाई जाए, जिसमें ओरिजिनल बिल्डिंग प्लान फाइल, सारे NOCs और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई करवाया जाए सर. ये सर इशू है इसमें. मोहम्मद मंशा साहब हैं, ये रिटायर हो गए हैं. सर CEO MC मेरा ख्याल है उन्होंने सारी ज़िंदगी वैसे शेखुपुरा में गुजारी है. सर SDAC इसमें वर्किंग पेपर में 1 माह हुआ है सर तकरीबन. हाँ जी इतना रिटायर हो गए. कौन है CEO डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? सर SN अनायत संधू सर CEO डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेखुपुरा सर. जी सर ये अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी का सर प्लॉट है कमर्शियल. ऑलरेडी सर इसका कमर्शियल एरिया है. इसमें सर अभी सर आज के दिन सर ये रूडा में है, रूडा में फॉल करता है और LDA में था सर. जब डॉक्यूमेंट सर प्रोवाइड कर दिए थे, रिकनसाइल भी किए थे काशिफ साहब के साथ सर, तो ये सर अल रहमान गार्डन का सर है, अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी का प्लॉट है सर.
अगर ये अप्रूव्ड में है फिर तो शायद ज़रूरत ही नहीं थी जी सर, ऐसे ही है सर। फिर तो सिर्फ बिल्डिंग प्लान अप्रूवल लोकल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है सर। लोकल गवर्नमेंट ने ऐसे ही है अगर वो कंपोजिशन करके कर दिया है तो सर फिर तो ये ठीक हुआ है। जी सेक्रेटरी साहब। सर 2013 में सर जब ये एलडीए की जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड किया गया था तो जो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल था सर वो लोकल गवर्नमेंट के पास रखा गया था और लैंड यूज़ कंट्रोल गया था सर एलडीए के पास। अगर ये अप्रूव्ड हाउसिंग स्कीम में है तो फिर तो ये प्लॉट जो था डेडिकेटेड फॉर कमर्शियल था, तो इसमें फिर एलडीए की अप्रूवल फर्दर रिक्वायर्ड ही नहीं थी सर। और अगर उन्होंने कंपोजिशन लेके कर दिया है सर तो एज पर लॉ है। ठीक है जी, आप we'll go with your recommendation. Let's move forward. Sialkot. सर सियालकोट का सर फर्स्ट पैरा है सर 19.4.1.1 irregular expenditure on procurement sir 153 पेज है सर 133 सर। इसमें सर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सियालकोट ने कुछ आइटम सर जो हैं वो प्रोक्योर किए, उसमें भी यही थे सर फ्लैग्स और डेंगी पेनाफ्लेक्स बार्ब्ड वायर्स कॉपर वायर्स। इसमें सर 4 किस्म की सर जो हैं ऑब्जेक्शंस रेज़ किए ऑडिट ने। एक तो था सर कि जो प्रोक्योरमेंट्स थी दे वर मेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर और उसमें जो है ये वो पेपरा फॉलो नहीं किया सर। दूसरे नंबर पे सर जो एस्टीमेट्स बनाए नॉन शेड्यूल आइटम्स के, उसमें सर इनपुट रेट्स जो एफडी के थे उनको भी यूज़ नहीं किया और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% 5% ओवरहेड चार्जेस भी जो हैं वो एस्टीमेट्स में इंक्लूड कर दिए गए। उसके बाद सर जो स्टॉक एंट्रीज़ हैं इनकी वो कहीं पे एज सच नहीं दिखाई गई, सिर्फ एक पेज दिखा दिया गया जिस पे सारा कुछ लिखा हुआ था सर, कुछ सेपरेट स्टॉक एंट्रीज़ नहीं थी। फिर सर प्राइजेज़ और TADA मुख्तलिफ टीम्स को दिया गया सर, उसकी भी कोई लिस्टिंग और डिटेल्स उस वक्त सर नहीं दिखाई गई थी। तो इसमें SDSE का भी यही था सर कि ये थ्रू कॉन्ट्रैक्टर ही प्रोक्योर हुई और पेपरा फॉलो नहीं किया गया, तो इसको जो है सर वो रेगुलराइज करवाया जाए। वही जो पेपरा का होता है सर के प्रोब होगी और फिर रेगुलराइज। ये सर ये रिकवरी का केस है, रेगुलराइजेशन एज पर SDSE रिकमेंडेशन। ये तो रिकवरी का केस है। रिकवरी का केस है नहीं, रिकवरी का केस कैसे बनता है सर? इसमें जो आइटम्स फॉलो नहीं किए गए, ओवर पेमेंट है, एक्सेस पेमेंट है, ये 4 चीज़ें जो पढ़ के सुनाई हैं ये तो रिकवरेबल है। तो इसकी एक्सेस अमाउंट कैलकुलेट करें और एक्सेस अमाउंट की प्रोब करा लेना। सर मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ सर। हम देख रहे हैं सर SDSE में एक प्रैक्टिस जो नज़र आती है अक्रॉस ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, usually they purchase store items but they purchase the store items through contractors. They should have not been exercising this practice at all. होना तो ये चाहिए था सर, ये चूँकि स्टोर आइटम्स थी तो डायरेक्टली प्राइस कोट करके ये चीज़ें ख़रीदते। अब सर होता ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए ख़रीदते हैं तो 20% ये प्रॉफिट भी उसमें ऐड ऑन कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टर का। अब एक जगह पे प्लांट्स ख़रीद रहे हैं और प्लांट्स बाज़ार में अगर 10 रुपए का है तो उस 10 रुपए में 20 रुपए कॉन्ट्रैक्टर के डाल के ख़रीद रहे हैं। ये एक जनरल प्रैक्टिस थी जो कि हमें SDSE के दौरान इवन आई माई सेल्फ गॉट दिस इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये सर इनको ये थोड़ा सा यहाँ पे आप एजुकेट कीजिए कि ये इस प्रैक्टिस को छोड़ें और जो स्टोर आइटम्स हैं वो डायरेक्टली परचेस करें। उसमें ये मज़े की बात सर ये है कि ये उसमें टेक्निकल सैंक्शन भी बनवा लेते हैं और जब इनसे पूछा गया कि आपने टेक्निकल सैंक्शन क्यों बनवाई है तो इन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पे जो इंटरनल कंट्रोल्स के लोग बैठे हुए हैं वो हमें कहते हैं कि टेक्निकल सैंक्शन भी बनवाएं। अब मैंने अगर लैपटॉप या कोई चीज़ बनानी है या कोई प्लांट्स खरीदने हैं उसमें तो सर स्टोर आइटम है, उसमें मैंने क्यों टेक्निकल सैंक्शन बनानी है, वो तो किसी सिविल वर्क के लिए होनी चाहिए। तो ये एक जनरल प्रैक्टिस है सर जिस पर हम चाहेंगे कि PSC जो है कोई डायरेक्शन इशू करे। एज पर लॉ ही चलना है, टेक्निकल सैंक्शन सिविल वर्क के लिए है, इसमें तो बड़ी अजीब बात है ये। तो आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं, हम क्या करें इसमें? इसमें आप प्रूव करवा लीजिए, अगर रिकवरी एस्टैब्लिश हुई तो कर लेंगे। जी ठीक है सर। इसी तरह नेक्स्ट पैरा भी इसी तरह ही है? जी सर नेक्स्ट पैरा भी यही है, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में नहीं गया सर। प्रोब एंड नंबर 12 पे आ जाए जी। जी सर, नॉन रिकवरी ऑफ लैंड कन्वर्जन फी सर। जी
इसमें सर ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने अप्रूव किया था सर डायमंड हाउसिंग स्कीम जो है ये सर, इसमें इन्होंने कन्वर्जन फ़ी तो 1% जो थी सर वो रिकवर कर ली, लेकिन जो उस स्कीम के अंदर सर सोसाइटी के अंदर जो था ना सर कमर्शियल एरिया, उसकी 10% पे उस वक्त रिकवरी नहीं की गई थी। अब वो भी सर इन्होंने कोई 14 मिलियन ऑडिट ने पॉइंट आउट की थी सर, जिसमें से 12.308 मिलियन रिकवर कर ली गई है। तो इसमें अब इनकी कंटेंशन ये है कि जितनी बनती थी ये हम कर चुके हैं। ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू था कि 2 मिलियन कम है, तो ये इन्होंने SDSE में डिसाइड किया जी कि ये वेरीफाई करवा लें, अगर आपकी कंटेंशन ठीक हुई तो उसको मान लेंगे, अदरवाइज रिमेनिंग 2 मिलियन भी जो है वो रिकवर किया जाए सर। अगर कंटेंशन ठीक हुई और ये एडिशनल लाइबिलिटी 2 मिलियन की बनती होगी तो फिर इसको आपने काइबोर पे कैलकुलेट करके प्रेजेंट वैल्यू पे रिकवर करना है सर। दैट्स ऑल सर, जो ये सिग्निफिकेंट इश्यूज थे सर। That's all. Paras number, ये जो heading number 2, list of paras where recommendation of SDAC may be considered as decision of PAC, serial number 1 through serial number 19. SDAC has recommended, we will go with the SDAC recommended decision. Does the committee agree to that? फिर थर्ड हेडिंग लिस्ट ऑफ पैराज वेयर SDSC recommended the paras for settlement, paras number 1 through paras number 11. Does the committee agree with the audit's recommendation? Agreed. और रिकवरीज वाले पैराज कहाँ पे हैं जिनमें रिकवरीज शुरू हो गई हैं? सर कुछ तो ब्रीफ में सर हमने डिस्कस कर लिए थे। दूसरा सर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास इस तरह की कोई हमारे पास ज़्यादा थे नहीं, इनका एक्सपेंडिचर भी उस तरह से, जैसे अभी आप म्यूनसिपल कमिटीज़ में देखेंगे वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इसमें जो नंबर 3 लिस्ट ऑफ पैरास वेयर SDSC recommended पैरास फॉर सेटलमेंट, इसमें नंबर 4 जरा देखिएगा यहाँ वाले। जी ज़रूर सर, खोलिए जी ज़रा। 298 मिलियन ये क्या है जी? नॉन सरेंडर ऑफ बजट। सर इसमें इनका चूँकि बजट सर लैप्सेबल होता नहीं होता लैप्सेबल। जी सर, तो ये पैसे सर इनके पास पड़े थे, रूल्स ये कहते हैं कि ये हम लोग कहते हैं कि इसको बजट चूँकि बनाना होता है तो इन्हें बाकायदा इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए था और इस चीज़ को सरेंडर करना चाहिए था, लेकिन चूँकि सर इसमें कोई लॉस हुआ ही नहीं है। नहीं, ये लोकल गवर्नमेंट्स आर द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट सर, उनका बजट लैप्स नहीं होता। अगर कोई सेविंग्स होती हैं वो आगे पास ऑन हो जाती हैं सर, चूँकि इसमें सिर्फ ये एक प्रोसीजरल इशू था तो SDSC ने डिसाइड किया था कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो इट शुड बी सेटल्ड विद द डायरेक्शंस कि आइंदा से ये इसको एज़ पर प्रोसीजर ज़रूर इसमें मेजर्स लें। Very thankful to the audit, the Journal of Pakistan's representatives. We also thank the representatives of all the district councils of North. और मैं आप सबको साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट्स, चीफ ऑफिसर्स, आप पाकिस्तान की, पंजाब की सिविल सर्विस की, मैं बड़ी अल्फाज चुन के इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप हमारी सिविल सर्विस की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। यू आर द रियल पब्लिक सर्वेंट्स in the field. The work you are doing is very important. जो काम हमारे पास आता है यकीनन वो काम बेज़ाब्तगियों के हवाले से होता है, but this committee would like you to keep on doing the good work that you do. ऐसा कोई भी काम जिससे आवाम को फ़ायदा होता है, जिससे आवाम की ज़िंदगियों में आसानी होती है, अगर वो नेक नीयती पे मबनी है तो ये कमेटी कभी भी आपको उस पर कोई सज़ा नहीं देगी। सिर्फ ये है
कि जहाँ पे बेज़ाब्तगी हुई है, जहाँ पे रूल्स को वायलेट किया गया है, उस पे ये कमेटी एक्शन लेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी रूटीन के काम जो हैं उनमें सुस्ती दिखानी है या उसमें आपने कोई तब्दीली लेके आनी है, बल्कि आप अच्छा काम जो है उसको करेंगे तो ये कमेटी अप्रिशिएट करेगी। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑल द मेंबर्स। Tomorrow we will reconvene at 2 p.m. जी।